बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 19 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती है। और हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो बाकी जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक RCOOH, ये इसका स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर है, जो इसका जनरल फार्मूला होता है COOH, यानी जिसे कहा जाता है CHO। ये एल्डिहाइड का बेसिक फार्मूला होता है। उसके बाद जो कीटोन होता है वो ये होता है कि दोनों साइडों कार्बोनिल के दोनों साइडों पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। अब जरूरी नहीं है कि ये अल्काइल ग्रुप एक कार्बन वाला हो तो दूसरी साइड पे भी एक कार्बन वाला हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। इस साइड पे अगर एक कार्बन वाला है तो दूसरी साइड पे हो सकता है 3 कार्बन वाला हो, 5 कार्बन वाला हो, लेकिन उन्हें अल्काइल ग्रुप चाहिए। इससे पहले हम एक बेसिसिटी ऑफ मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारों से पहले जो अमोनिया, ये जो NH3 होता है ये सारों से कम बेसिक होता है। बेसिक होता है जैसे हम लोगों ने लुइस बेस में भी ये चीज पढ़ी थी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो लुइस बेस होती है। तो उस हिसाब से इसके पास अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, क्योंकि जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो अनपेयर होते हैं उतने वो उससे को जितने अनपेयर होते हैं उतने वो बॉन्ड बनाते हैं, और जो पेयर वाला होता है उसे लोन पेयर कहा जाता है, जिसे अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर थे, उन्होंने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहा जाता है, शेयरिंग हुई है। और बाकी जो नाइट्रोजन का ऊपर पास एक लोन पेयर बच गया वो उसका अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है। उसके बाद जो मिथाइल अमीन है ये ज्यादा बेसिक होता है अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस कहा जाता है। अब मिथाइल अमीन इधर एक डोनर ग्रुप है, जैसे हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वगैरह को पढ़ा था। कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जैसे हमने बेंजीन की बात की थी कि अगर बेंजीन के फर्ज करो इधर कोई भी चीज लगी हुई है, OH फर्ज करो लगा हुआ है, और ये जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये वाला जो पोजीशन होती है ऑर्थो होती है, ये वाली मेटा होती है और ये वाली पैरा होती है। जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग होते हैं वो मोस्टली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं यानी जिनकी जो विद ड्राइंग नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब जो मिथाइल है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये डोनर है, ये इधर से डोनेट कर रहे हैं इधर, और तो इधर से अमोनिया फिर आसानी से डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर बढ़ जाएगी तो इधर से ये ज्यादा आसानी से डोनेट कर सकते हैं बनस्बत इसकी। तो इस वजह से ये जो मिथाइल अमीन है ये प्राइमरी अमीन से ज्यादा बेसिक है। उसके बाद बात आ जाती है टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन की। तो सेकेंडरी अमीन जो होता है ये प्राइमरी अमीन से भी ज्यादा बेसिक है, क्योंकि दोनों साइडों पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये यानी डेंसिटी को नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो दोनों की तरफ डोनर है तो नाइट्रोजन इधर से आसानी से डोनेट कर देगा। तो इस वजह से ये वाला जो सेकेंडरी अमीन है ये उससे भी ज्यादा बेसिक है प्राइमरी अमीन से भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके हिसाब से जो टर्शरी अमीन है वो तो हर साइडों पे डोनर ग्रुप लगे हुए, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, तो उस हिसाब से जो टर्शरी अमीन है वो सेकेंडरी अमीन से भी ज्यादा बेसिक होने चाहिए। लेकिन इस तरह होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर से फिर स्टीरिक हिंड्रेंस की एक रुकावट, जिसे कहा जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस रुकावट। अब इसे अगर मैं खोल के लिखूं मिथाइल के पास तो इस साइड पे भी एक डोनर ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। इधर से जब इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने लगेगा तो इधर से भी रुकावट आ जाएगी, इस साइड से भी रुकावट आ जाएगी, इस साइड से भी रुकावट आ जाएगी, तो इस वजह से ये सही नहीं दे सकेगा। इस वजह से टर्शरी अमीन प्राइमरी अमीन से तो ज्यादा बेसिक होता है, लेकिन सेकेंडरी अमीन से कम बेसिक होता है। तो ये तो बेसिसिटी ऑफ अमीन को डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर आ जाते हैं। एल्डिहाइड्स वो होते हैं जिसके साथ मैंने पहले भी बताया कि CO कार्बोनिल के साथ एक H ग्रुप लग जाए, अल्काइल के साथ C और एक H ग्रुप। अभी एक कार्बन वाला अगर होगा तो इसे मीथानल कह देंगे, CHO फॉर्मेट यानी COO, और इस साइड पे भी HO और इस साइड पे भी HO, तो ये फॉर्म मीथानल बन जाता है। मीथानल इसका नाम है HCHO का मीथानल। फॉर्मल्डिहाइड भी से कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड, और इसका ये कॉमन नेम है मेथनॉल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसकी प्रिपरेशन वगैरह भी की जाती है। अब ये इस तरह निकला है बेसिकली, एक थी अल्केन जो IUPAC नेम देखी जाए, और एल्डिहाइड के शुरू में क्या आता है, एल्डिहाइड के शुरू में AL आ जाता है, AL जब 2 बार, और ये बेसिकली है क्या, अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, जाहिर बात है अल्केन के साथ ही चीजें वगैरह एडिशन हुई हैं। तो अब अल्केन का 2 वावल इकट्ठे नहीं आते, E और A को रिप्लेस कर दिया जाएगा, E को रिप्लेस करके A डाल दिया जाएगा, अल्का नल।
तो इसका एल्डिहाइड की वजह से एल आ गया, बाकी एल्केन का हमने ई खत्म कर दिया, तो ये अल्कानल बन गया। अल्कानल से फिर एक कार्बन वाला हो तो मेथनल, दो कार्बन वाला हो तो इथेनॉल, तीन कार्बन वाला हो तो प्रोपेनॉल, चार कार्बन वाला हो तो ब्यूटेनॉल, पांच कार्बन वाला हो तो प्रोपेनॉल, छह कार्बन वाला हो तो हेक्सानॉल, पांच कार्बन वाला हो तो पेंटानॉल। तो इस तरीके से ये आगे मुख्तलिफ ये चलते जाते हैं। ये तो एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर। अब हम डिस्कस करते हैं ये कीटोन्स में। अब वही बात मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बोनिल के दोनों साइडों पे एक एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, जैसे कि इधर आर ग्रुप है तो इस साइड पे भी एक आर ग्रुप लगा होगा, ये कीटोन है। अब मैंने वही बात आप लोगों को बताई कि जरूरी नहीं है अगर इस साइड पे एक कार्बन वाले तो दूसरे साइड पे भी एक कार्बन वाला हो सकता है दूसरे साइड पे दो कार्बन वाला हो, तो फिर भी ऐसे कीटोन ही कहेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन कह देंगे। जैसे कि उसके बाद ये वैसे बन कितने रहा है, दो और ये दो, यानी ब्यूटानल, वैसे ये है ब्यूटानल चार कार्बन वाला है, और ब्यूटानोन से कहा जाता है, ब्यूटानोन यानी दूसरे, क्योंकि ये चार कार्बन वाला कीटोन है। इसी तरीके से ये वाला जो है इसे प्रोपेनोन कहा जाता है, और इसका कॉमन नेम जो है एसीटोन भी है, एसीटोन भी से कहा जाता है। जो वालेटाइल होता है उड़ भी जाता है, और नेल पॉलिश वगैरह रिमूवर वगैरह के तौर पर भी है इस तरीके से, और इसके एसीटोन के बहुत ज्यादा यूज है। तो उसके बाद आगे आ जाता है ये वाला आम, ये तो उसका जनरल फार्मूला था कीटोन का, यानी दोनों साइडों पे एक अल्काइल ग्रुप लगाओ, ये इसकी कुछ थी। उसके बाद आगे आ जाते हैं और इसका होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड जनरल फार्मूला CnH2NO दोनों का जो फार्मूला है दोनों का वो है CnH2NO। अब देखें फर्क करें, ये तीन कार्बन वाला है, इसको देखते हैं, N की जगह 3 पुट करते हैं, H की जगह 6 हो जाएगा, N की जगह 3 आ जाएगा, और C3H6O हो जाएगा। अब ये देखें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, एक ऑक्सीजन है, इसका भी फार्मूला वही है। अब कीटोन के अंदर एल्डिहाइड के अंदर पुट करते हैं, एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला ले लें, CH3 COO और CH3CH2 COOH। अब ये एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला ली, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं C3H2, N की जगह फिर 3 और O C3H6O। अब ये देखें इधर भी 3 कार्बन है, H6 और एक ऑक्सीजन है, यानी दोनों का फार्मूला जो है जो फार्मूला CnH2NO ये सेम है। अब फार्मूला स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को बता दिए कि एल्डिहाइड का RCOOH और कीटोन का ये वाला होता है। उसके बाद आगे आ जाती है अकरेंस कि एल्डिहाइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर, यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं ये शुगर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री वगैरह के अंदर डिस्कस किया होगा, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो इधर एक COOH लगा होता है, इधर CH2OH COH HOH OH H OH और H। ये हमने पहले भी पढ़ा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है 6 कार्बन वाला C6H12O6, और ये एल्डी एक्सोज जिसे कहा जाता है, एल्डी एक्सोज या एल्डो, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटिव कहा जाता है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज को डेक्स्ट्रो रोटेटिव, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये प्लेन पोलराइज को लाइट को प्लस साइड की तरफ ये रोटेट कर देता है, इस वजह से कहा जाता है। और ये एल्डिहाइड है, इस ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये जो दूसरा होता है, एक फ्रक्टोज होता है और एक ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है इसका तो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया, ये होता है, इसके साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, एल्डो एक्सोज भी से कहा जाता है। और ये भी MCQ वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड किधर किधर मौजूद है, तो ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप ये प्रेजेंट आ रहा है। इसी तरीके से जो फ्रक्टोज है वो कीटो एक्सोज है, जो फ्रक्टोज है उसमें क्या आ रहा होता है, एक कीटोन ग्रुप आ रहा होता है, इधर 2 3 4 5 3 4 5 6 और ये CH2OH, बाकी सारी चीजें वही हैं, लेकिन इस जगह पे एक एल्डिहाइड मौजूद होता है। और फार्मूला इसका भी फ्रक्टोज का भी C6H12O6 ही होता है। ये कीटो एक्सोज होता है जिसके अंदर एक कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, COO दोनों साइडों पे, फिर अल्काइल ग्रुप, इस साइड पे एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, इसे एल्डो एक्सोज कहा जाता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। Aldehydes they are principal constituent of number of essential oils। ये जो मुख्तलिफ एसेंशियल ऑयल होते हैं, फ्रेगनेंस ऑयल होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह में उनकी सिंथेसिस वगैरह मुख्तलिफ पड़ी जाती है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑयल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके जो कि फ्रेगनेंस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, एल्डिहाइड्स वगैरह मौजूद होते हैं। उसके बाद कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट इन कैम्फर एंड फ्रक्टोज। कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज में तो मैंने आप लोगों को बताया, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, इसमें एक कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। और इसी तरीके से जो कैम्फर होता है ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कैम्फर का काफूर को भी कहा जाता है कैम्फर, तो ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें भी एक कीटो ग्रुप मौजूद होते हैं।
तो इसमें भी ये C वाला ग्रुप जो होता है एक R होता है और बाकी दोनों साइडों पे एक अल्काइल चेन होती है। उसके बाद आगे आ जाता है एग्जांपल HCHO। अब वही बात मैंने जो आप लोगों को पहले बताई, एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रा किया, एसिटल्डिहाइड C3H HCH का मैंने HCHO, इसका मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाया था कि इसे कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है, मिथानल भी कहा जाता है। इसी तरीके से अब 2 कार्बन वाला अगर हो COOH, अगर 2 कार्बन वाला आ जाए इसे इथानल भी कहेंगे, इथानल। और इसका दूसरा जो नाम है एसिटल्डिहाइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये आप लोगों को पता होता है कि CH3COO ये एक एसीटेट ग्रुप है, एसिटिक एसिड भी इसे कहा जाता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा तो एसिटिक एसिड। इसी तरीके से ये तो हो गया। उसके बाद आगे आ जाता है कीटोन ग्रुप। उसके बाद कीटोन एसीटोन में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों साइडों पे एक कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है तो उसे एसीटोन कहेंगे, प्रोपानोन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक साइड पे 2 कार्बन वाला हो जाए, अब फर्ज करें इस साइड पे तो 1 कार्बन वाला है और इस साइड पे C2H5 आ जाए 2 कार्बन वाला, तो इसे इथाइल मिथाइल कीटोन कह देंगे। इथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन। और ये बात आप लोगों को नजर में रखनी चाहिए कि M जो है ये बड़ा कैपिटल जो स्टार्ट हो रहा है तो ये M अल्हम्दुलिल्लाह M पे, क्योंकि बड़ा तो पहले जो वर्ड होता है कैपिटल इस वजह से ये M बड़ा लिखा जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है इथाइल। इथाइल आपका ई आपने छोटा लिखना है। उसके बाद कीटोन आगे आप लोगों ने लिख देना है। और एक चीज कि ये इधर एक और बात नोट करने की है कि इधर इथाइल पहले नहीं लिखा, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, क्योंकि हमने वैसे जो चीज़ें पढ़ी थी हमने कहा था कि अल्फ़ाबेट में फर्ज करो 2 कोई भी चीज़ आ जाती है, वो हमने चेन्स वगैरह के अंदर ये पहले एक बात डिस्कस की थी कि अगर कार्बन के साथ कार्बन कोई भी एक चेन है, कार्बन कोई भी एक चेन है, अगर फर्ज करो इधर से नंबरिंग शुरू हो रही थी तो अगर इस साइड पे 1 है और इस साइड पे 3 है, इस साइड पे 2 है और इस साइड पे अगर एक इथाइल चेन लगी हुई है C2H5 और 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि इथाइल पहले लिखेंगे, क्योंकि इथाइल का E पहले आता है, E पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए हम मिथाइल बाद में लिखेंगे। ये हमने पढ़ा था कि चेन के ऊपर अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए, लेकिन इधर क्योंकि इधर आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इथाइल हमने पहले नहीं लिखा, क्योंकि ये एक ही चेन है, इसलिए मिथाइल इस साइड पे मिथाइल था तो हमने लोगों ने मिथाइल पहले लिखा है कि मिथाइल इथाइल कीटोन। और अगर इस साइड पे इथाइल इस साइड पे आ जाता तो ये आप लोगों को भी समझ आ गई। तो अगर इथाइल इस साइड पे आ जाए तो हम इथाइल पहले लिख देते, इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि इन्होंने इस हिसाब से नंबरिंग नहीं की जिस तरह हमने पहले अल्केन्स और अल्कीन्स वगैरह में हमने ये बात पढ़ी थी। अगर कोई भी चेन लॉन्ग चेन सारों से पहले सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट वो वाला सिलेक्ट करना है जो सारों से पहले आ रहा है। अब इधर मिथाइल 2 नंबर पर आ रहा है तो हम लोगों ने ये पहले लिखना है। लेकिन ये बात उसके बाद फिर हमने पढ़ी थी कि इथाइल जो है ये, क्योंकि इथाइल का पहले आता है, इसलिए इथाइल नंबरिंग में हम पहले लिखेंगे कि 3 इथाइल 2 मिथाइल, आगे ये पेंटेन 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। लेकिन इधर हमने अल्फाबेट के हिसाब से नहीं लिखा, हमने मिथाइल एक पहले आ रहा था इसलिए हमने मिथाइल ही पहले लिखा, क्योंकि उसके 1 कार्बन वाले को हमने पहले लिखा, फिर उसके साथ जो 2 कार्बन वाला था उसके बाद हमने उसे लिखा इथाइल। तो ये आप लोगों ने देख लेना कि इसमें हमने वो नंबरिंग अल्फाबेट के हिसाब से नहीं चले। उसके बाद नोमेनक्लेचर आगे आ जाता है, वही चीज़ फॉर्मेल्डिहाइड, अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसका मैं एक बता रहा हूँ, एल्डिहाइड इज नेम आफ्टर द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन ऑन इट्स ऑक्सीडेशन, यानी उसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से जो आता है, आफ्टर द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन ऑन इट्स ऑक्सीडेशन, यानी एल्डिहाइड को उस नाम पर नाम दिया जाता है कि फर्ज करो जब उस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उस हिसाब से हम उसका नाम देंगे। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एसिटल्डिहाइड की एग्जांपल दी थी कि 2 कार्बन वाले को एसिटल्डिहाइड कहते हैं, तो इसका नाम एसिटल्डिहाइड हो गया है। क्यों पड़ा है? इस वजह से पड़ा है क्योंकि हम जब इथानॉल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं 2CH3COOH, ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसकी जब हमने ऑक्सीडेशन की किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, KMnO4 हो गया, K2Cr2 7 हो गया, और इस तरह मुख्तलिफ बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो जिनके पास ऑक्सीजन की एक्साइज मौजूद होती है, तो ये CH3COOH तो ये एक एसिटिक एसिड बन जाता है, इथानोइक एसिड एसिटिक एसिड। ये एसिटल्डिहाइड या इथानल
दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडेशन करने से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसके नाम पर हमने इसे नाम दिया। जैसे कि एसिटिक एसिड है तो उसका नाम हमने एसिटाल्डिहाइड दे दिया। तो ये चीज वो बता रहा है इस लाइन में। तो उसके बाद द एंडिंग इज रिप्लेस्ड बाय द एल्डिहाइड, तो एंडिंग को हम रिप्लेस कर देते हैं एल्डिहाइड से के थ्रू द, जैसे कि हमने एसिटाल्डिहाइड कह दिया। एसिटिक एसिड वो एसिटिक एसिड था, लेकिन आई सी हटा के हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप आगे लगा दिया, एल्डिहाइड का वर्ड। द चेन इज लेबल्ड बाय यूजिंग द अल्फा बीटा गामा, द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन इज इंडिकेटेड बाय अल्फा एंड सो ऑन। यानी अब किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जब कोई भी कार्बन लगी होगी उसे अल्फा कह देते हैं और उसके साथ वाली जो होगी उसे गामा कहते हैं। अब ये एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। इसके साथ अब एक जो पहली कार्बन आएगी उसे अल्फा कार्बन कह देंगे, जो दूसरी कार्बन है उसे बीटा कह देंगे, उसके बाद जो आएगी उसे गामा कार्बन कह देंगे, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे अल्टीमेटली फिर हमने ये कह देंगे अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। जैसे हमने पढ़ी थी एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह पढ़े थे हमने, फिर उधर ये बात कही थी कि बीटा हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। इसका मतलब है तो बीटा कार्बन होगा तभी बीटा हाइड्रोजन होगा, अगर बीटा कार्बन नहीं होगा तो बीटा हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अब इधर एक CH3 ग्रुप लगा है, तो अल्फा मिथाइल, अल्फा के ऊपर मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड, इसका ये नेम बनेगा अल्फा मिथाइल बीटा मिथाइल। ये वाला अल्फा के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगाओ, क्योंकि 1 2 3 और तीसरा ये मिथाइल, अल्फा मिथाइल यानी अल्फा के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, और अल्फा के बाद आप लोगों ने डैश डालनी है, मिथाइल का एम छोटा लिखना है, उसके बाद प्रोपियोन एल्डिहाइड ION प्रोपियोन एल्डिहाइड, या अल्फा मिथाइल प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं ये, क्योंकि एक अल्फा मिथाइल ब्यूटानॉल, हम इसे अल्फा मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, यानी दूसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसे हम खोल के लिखें COOH, क्योंकि ये 4 कार्बन वाला एक ब्यूटानॉल है और एक इधर ये लगा हुआ है, तो हम इसे 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं इसको। और वैसे अगर आम नाम देखा जाए वैसे हम ये भी कह सकते हैं अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड, यानी कि अल्फा के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये 3 कार्बन वाला प्रोपियोन, 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन से प्रोपियोन कर दिया, आगे ये एल्डिहाइड यानी लगा हुआ है। इस केस में से ब्यूटानॉल नहीं आगे लिखना कि ब्यूटानॉल, इसमें प्रोपियोन एल्डिहाइड लिखना है। एल्डिहाइड को हमने सेपरेट कर दिया और प्रोपियोन 3 कार्बन वाले को हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी तरीके से बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। अगर इसी की जगह बात करें, इधर हम ये लगा देते हैं, एक ये कार्बन की जगह हम क्लोरीन लगा देते हैं। ये CH है, CH के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, इस जगह पे CH2 है, और इसी की जगह अगर हम, अच्छा ये वाला कार्बन नहीं था, ये मैंने वैसे ही डाल दिया था, अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब ये अल्फा मिथाइल प्रोपियोन, इसको सामने वो ऐड करना है हम लोगों ने, इसको मिलाकर हमने प्रोपेन लिखा है, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। अगर यानी वो मैं गलती से मैंने ये वाला कार्बन एक गामा वाला भी डाल दिया था, वो इधर नहीं था, वो मैंने समझाने के लिए लिखा था गामा कार्बन। ये अब बीटा मिथाइल है, क्योंकि ये टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3, इस वजह से हमने इधर प्रोपियोन एल्डिहाइड लिखा। अगर इधर एक गामा वाला जिसमें मैं पहले लिख रहा था वो अगर इधर गामा होता तो फिर इधर प्रोपियोन एल्डिहाइड ना होता, फिर इधर ब्यूटन एल्डिहाइड लिख देते हैं हम, ब्यूटन एल्डिहाइड। तो इसी तरीके से ये क्योंकि 3 कार्बन वाला था इस वजह से हमने इसे प्रोपियोन एल्डिहाइड लिखा था। अब एक तो ये चीज होगी। अब वो कह रहे हैं यही चीज को इसी गामा की जगह अगर एक क्लोरीन ग्रुप हो जाए तो हम क्या लिखेंगे कि बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल बीटा क्लोरो। और अब इसमें हमने वही चीज के दोबारा हमने अल्फाबेट की प्रेफरेंस देनी है कि हमने बीटा क्लोरो पहले लिखना है, क्योंकि सी क्लोरीन का सी पहले आता है, क्लोरो बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड, बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड, क्योंकि क्लोरीन का सी पहले आता है इस वजह से हमने वो पहले लिखा। और एम मिथाइल का एम जो होता है जारी बात है सी के बाद आता है, इसलिए मैं अल्फा मिथाइल बाद में लिखे। तो द एंडिंग इज प्लेस बाय। अब वही चीज के 3 कार्बन वाले कोई भी एल्डिहाइड उसे प्रोपेनॉल कहेंगे, और इसी तरीके से 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटानॉल। जैसे वही चीज जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि नंबरिंग में हमने एल्डिहाइड के जो कार्बन है उसको भी शो करना है, और पहली नंबरिंग जो होगी वो उसी से स्टार्ट होगी। फर्ज करें कि अब ये कोई भी कार्बन की एक चेन है कोई भी,
और COOH इस साइड पे आ जाता है। अब इस साइड पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे क्लोरीन लगा हुआ है, इस साइड पे एक ब्रोमोन लगा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, पहला ये वाला कार्बन है, दूसरा ये, तीसरा वो, चौथा ये, पांचवा ये, यानी चेन लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मिथाइल एल्डिहाइड वाला कार्बन मौजूद है, और उसका भी नेम हम लोगों ने शामिल करना है। 1 2 3 4 5, यानी अगर 5 कार्बन वाला है जैसा कि ये, तो इसमें पेंटानल हमने इस कार्बन को शामिल करना है, पेंटानल। अब इसमें वही चीज 2 के ऊपर आप लोगों ने तो लिख देना है लेफ्ट साइड पे, 2 के ऊपर मिथाइल है और 3 के साथ क्लोरो है, फिर इधर देखना है 4 के साथ ब्रोमो है। अब देखें कि बी पहले आते हैं, तो इस वजह से आपने 4 ब्रोमो पहले लिखना है, 4 ब्रोमो, इसका ये वाला बी विषय का आप लोग अब छोटा डालना है। 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, क्योंकि सी बाद में आता है इस वजह से 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटानल, 2 मिथाइल पेंटानल। तो इसका ये नाम बन जाएगा। यानी वही चीज दोबारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सारा पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसके साथ ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है वो आ रहा है। उसके बाद दूसरे आप लोगों ने नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है। अब एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए क्लोरीन, एक साइड पे ब्रोमीन, एक साइड पे मिथाइल, वो आप लोगों ने सेपरेट लिख लेना। लेकिन आईयूपैक नेम में नोमेनक्लेचर में जब आप नाम लिख रहे हो तो आप लोगों ने फिर अल्फाबेट को देखना कि ब्रोमो बी पहले आता है, इस वजह से 4 ब्रोमो पहले लिखा है। हालांकि नंबरिंग में देखा जाए तो वो 4 बाद में आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने 4 पहले लिखा है, 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटानल। अब आगे अगर दोनों साइडों पे कॉमन नेम कीटोन के जो कॉमन नेम है वो ये कि फर्ज करें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया CH3COO अब ये क्या है, वैसे तो ये एसीटोन है इसका जो कॉमन नेम है, लेकिन इसे वैसे लिखा जाए तो डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल इस वजह से क्योंकि एक ये मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल और एक ये कीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन। एक इस साइड पे एक और कार्बन अगर बढ़ जाए तो इथाइल मिथाइल कीटोन कह देंगे। इस साइड पे C2H5 हो जाए तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल इसी वजह से ई पहले लिखा है और कैपिटल लिखा है इथाइल, क्योंकि इथाइल का जो ई होता है वो पहले आता है। जैसे हमने अभी शुरू में पहले नाम पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि मिथाइल इथाइल कीटोन भी इसे कह सकते हैं, मिथाइल इथाइल कीटोन। लेकिन वो तब हम बात कर रहे थे कॉमन नेम्स की, तो उसमें हमने मिथाइल इथाइल कीटोन कह दिया था। लेकिन जब आईयूपैक नेम की बात करेंगे तो इथाइल ई पहले आता है, इथाइल मिथाइल कीटोन ही कहेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। उसके बाद आगे आ जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल कीटोन, यानी अल्फा के ऊपर 4 कार्बन वाला हो और अल्फा के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो, अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल कीटोन। इसकी भी मैं बता देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे कार्बन के ऊपर एक कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है CH2OH। अब हमने बात पढ़ी हुई है कि ये फंक्शनल ग्रुप है कि ये है तो ये कीटोन। अब ये वाला इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये अल्कोहल भी है और एक ये कीटोन भी है, लेकिन प्रेफरेंस कीटोन को दी जाती है। इस वजह से अब नंबरिंग जो होगी वो 1 2 3 4 इस इधर से शुरू की जाती है, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बोनल ग्रुप इस साइड से नजदीक पड़ा है। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। अब ये है कि कार्बोनल ग्रुप ये वाला है, इसके साथ वाली कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अब ये वाली ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाला जो कार्बन है उसको भी अल्फा कार्बन और इसकी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो है कार्बन है और इस कार्बन के साथ जो चीजें लगी होंगी उनको अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। अब ये अल्फा के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, ये OH एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोन, इसे अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोन भी कह सकते हैं, और क्योंकि जरी बात है ये एक ब्यूटानोन ही है, कीटोन है। लेकिन अगर वैसे नाम देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल कीटोन, इस वाले को मिथाइल अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल, इस क्योंकि ये एक मिथाइल है, CH3 एक बेसिकली CH3 मिथाइल को कहते हैं, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उन्होंने हाइड्रोक्सी लगा दिया, तो इस वजह से हमने लिख दिया अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये वाला इथाइल इसको मिथाइल कह दिया और इस वाले को इथाइल, अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल, और ये वाला जो कार्बोनल ग्रुप है इसकी वजह से कीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल कीटोन। अब वही चीज इसमें फिर उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी नाम की, एम की उन्होंने वैसे ही लिख दिया अल्फा हाइड्रोक्सी और अल्फा हाइड्रोक्सल और आगे मिथाइल इथाइल कीटोन। अब उन्होंने मिथाइल जो है
उसकी प्रेफरेंस क्यों नहीं दी, क्योंकि उन्होंने पहले अल्फा हाइड्रोक्सिल लिखा है, इस वजह से। अब अल्फा हाइड्रोक्सिल उन्होंने पहले लिख दिया है कि अल्फा के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल है, तो इस वजह से, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो मिथाइल वाले के साथ लगा हुआ है, इथाइल वाले के साथ तो नहीं लगा हुआ, वो तो मिथाइल का एक हिस्सा अल्फा हाइड्रोक्सिल, इस वजह से उन्होंने पहले लिख दिया अल्फा हाइड्रोक्सिल मिथाइल इथाइल कीटोन। अच्छा, उसके बाद इनके IUPAC नेम है द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप इज टेकन एज अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन CH2CH2COO CH3। तो द एंडिंग E of the hydrocarbon is replaced by on the numbering start from the end that gives the carbonyl the lowest number। अब वही चीज मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इसकी नंबरिंग जो है वो इसी हिसाब से होगी कि सब्स्टिट्यूट कार्बोनल ग्रुप नजदीक किधर से पड़ रहा है। फर्ज करो कोई भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला कोई भी एक कीटोन ग्रुप है, 3 4 5 6, और इसके तीसरे कार्बन के ऊपर ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो अब नंबरिंग जो है इस साइड से स्टार्ट नहीं होगी, इस साइड से स्टार्ट होगी, 1 2 3, क्योंकि कार्बोनल ग्रुप इस साइड से नजदीक पड़ता है कीटोन। उसके बाद 2 के ऊपर फर्ज करो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सानोन, 3 हेक्सानोन। अब ऑन किस वजह से है, कीटोन की वजह से, हेक्सेन 6 कार्बन की वजह से है, 3 के ऊपर क्योंकि कार्बोनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन जो है वो 3 की वजह से है, इस वजह से 3 पहले लिख दिया, और दूसरे के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, इस वजह से। और जब भी अल्फाबेट और न्यूमेरिकल और अल्फाबेट आपस में इकट्ठे आते हैं तो डैश के थ्रू, जो मैं बता चुका हूँ कि जब 2 न्यूमेरिकल आते हैं तो कोमा के जरिए से, एक अल्फा न्यूमेरिकल और एक जब अल्फाबेट आ जाए और एक न्यूमेरिकल आ जाए फिर वो डैश के थ्रू, और जब 2 अल्फाबेट आ जाए तो वो स्पेस देनी पड़ती है उनके दरमियान। अब ये तो है। उसके बाद 4 ब्रोमो 2 ब्यूटानोन, इसी तरीके से और मुख्तलिफ नोमेनक्लेचर है इसके, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। अगर फर्ज करो कोई चेन रिंग हो इस तरह, यानी फर्ज करो ये हो, अब इसके साथ एक ये आ जाए तो इस कार्बन को पहली कार्बन कहेंगे, फिर अब इस साइड पे एक ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 ब्रोमो हेक्सानोन, क्योंकि ये 6 कार्बन वाली रिंग है तो हेक्सानोन, और दूसरे के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है तो 2 ब्रोमो हेक्सानोन जैसे कह देंगे। इसी तरीके से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो, और साथ हमने हेक्सानोन नहीं करना, साइक्लोहेक्सानोन करना, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन नहीं, ये एक साइक्लिक रिंग है, इस वजह से साइक्लोहेक्सानोन का वर्ड लाजमी डालना है। आगे आ जाती हैं इसकी मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। द पोलर नेचर ऑफ COO इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मींस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन विल अकर। वही बात, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जिन 2 बॉन्ड के दरमियान आपस में, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एबिलिटी होती है कि वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट पेयर, यानी अपनी तरफ खींचने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर, जैसे कि मैंने आप लोगों को वाटर में भी बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है इसका, और CH4 मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है सिर्फ, और ये कम है 0.5 से, और इसका देखा जाए तो इसका 3.16 के करीब बनता है, 3.3 होता है, और इसका हाइड्रोजन का 2.1 है। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसकी वजह से ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा इस बॉन्ड पेयर को, इधर तो नहीं खींच सकता सारी बात है कार्बन उस हिसाब से। तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ये पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। अब वो यही कह रहा है कि कार्बोनल का जो नेचर है वो पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 ज्यादा है और कार्बन की 2.5 कम है, तो ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड पेयर को, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का। तो कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो आगे कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से यही वजह कि हमने जब कीटोन के रिएक्शन पढ़े थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ, तो हमने ये पढ़ा था अल्काइल के ऊपर, अल्काइल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर आर और इस साइड पे एक आर जुड़ जाएगा, फिर प्रोटोनेशन होगी तो आर एक टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा जब कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ अटैक रिएक्ट करेगा कीटोन के साथ। तो ये वाली चीज, ये इसी वजह से वो कह रहे हैं कि पोलर पोलैरिटी का ये फायदा हो जाता है इधर कि रिएक्शंस वगैरह रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। थ्रू द CO कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर, द CO कैन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड्स डोनर वाटर एंड अल्कोहल्स,
द इम्प्लीफिकेशन ऑफ दी फैक्ट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अल्केन्स। इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो कीटोन्स वगैरह होते हैं, इन ये जो कार्बोनिल ग्रुप की हम फिलहाल बातें डिस्कस करें, तो क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ जाता है आम अल्केन्स की निस्बत। द लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एनालॉगस अल्कोहल्स, तो उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होता है अल्कोहल्स की निस्बत। मोर सॉल्युबल देन अल्केन्स, और ये अल्केन से ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि सारी बात है आप लोगों को पता है पोलर जो होता है वो पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक्स, और नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है, क्योंकि तो वैसे नॉन पोलर CH4 नॉन पोलर है, तो वैसे अब कार्बोनिल जो है क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, तो इस वजह से ये कि कई के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, अल्केन्स की निस्बत ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये अल्कोहल से अल्कोहल की निस्बत, क्योंकि अल्कोहल्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एक्वस मीडिया जो वाटर है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, OH बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोनों एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, अल्कोहल्स वगैरह वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर या अल्कोहल की निस्बत कम होती है, लेकिन अल्केन की निस्बत इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। स्ट्रक्चर, अब इनका स्ट्रक्चर आ जाता है। कार्बोनिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू कार्बन एटम। अब कार्बोनिल में क्या होता है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास अब 2 लोन पेयर भी हैं, सारी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर इसको हम इस तरह ड्रॉ करें, क्योंकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन नंबर इसका 6 है, अगर इसका सिर्फ लास्ट शेल ड्रॉ करें तो ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके जो अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर भी कहा जाते हैं, और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये मोस्टली 2 बॉन्ड बनाता है। अगर ये अपना लोन पेयर यूज करके बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सोनियम आयन बन जाता है और उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आगे आ जाती है इसका कार्बन ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के तरीके क्या हैं। तो अब सारों से पहले उन्होंने लिखा हुआ है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन के ओजोनोलाइसिस, यानी ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है, एल्कीन के रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ओजोन, ऑक्सीजन, उसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि एल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस में कार्बन स्केलेटन और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट वगैरह की सिंथेसिस वगैरह करनी पड़ती है। अब ये एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है कि ये इधर से टूट जाता है, इधर से भी ये टूट जाता है, और दूसरी साइड से भी टूट जाता है, COO, और इस साइड पे भी बाकी जो भी चीज लगी हो, इधर अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है तो एक एल्डिहाइड बन जाएगा, इस साइड पे CH3 करवा है, तो इस साइड पे सारी बात है एल्डिहाइड बन जाएगा, इस साइड पे कीटोन बन जाएगा, दोनों एक रिएक्शन से दोनों बन जाते हैं। तो ये चीजें मुख्तलिफ, और ये एल्कीन का हमने ओजोन के साथ रिएक्शन कराया, एल्डिहाइड भी बन गया और कीटोन भी बन गया, दरमियान से रिंग क्लीव टूट जाता है और उसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाता है और एक कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाता है। दूसरा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की हाइड्रेशन। अल्काइन के अंदर अब आप लोगों को पता है 3 कार्बन वाले को कहा जाता है अल्काइन, यानी जो 3 बॉन्ड वाले को। अब एक बॉन्ड में, अब इसमें देखा जाए तो इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्डिंग कितनी है अल्काइन के अंदर, सिर्फ अल्काइन के केस में, बाकी तो जरी बात है कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो जरी बात है इधर भी जो हाइड्रोजन अगर होगा तो वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर C2H2 में पूछा जाएगा कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर ये पूछा जाए कि इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक बॉन्ड में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कितने 5, और अगर मैं कहूँ कि कोवेलेंट जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने से ले रहे हैं, तो वो तकरीबन 10 ले रहे हैं। तो सिर्फ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में पूछा जाए कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 3 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने इनमें, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हम पढ़े थे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, यानी अल्काइन की हाइड्रेशन क्या होगी। तो अब ये जब इसकी अल्काइन की हाइड्रेशन करेंगे तो वाटर ऐड करेंगे, HO है, तो एक H इधर आके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, एक H इधर को डबल बॉन्ड इसका खत्म हो जाएगा, इधर एक H आ जाएगा और इस साइड पे एक OH आ जाएगा इसकी हाइड्रेशन से। अब क्या होगा कि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है ये इस तरह होती है, ये अपना बॉन्ड अपना लोन पेयर, इसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये अपना बॉन्ड पेयर यूज करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, या तो और ये वाला बॉन्ड इस साइड पे आ जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा इसमें ये
कि ये एक अल्कीन है और हाइड्रोजन इधर, जारी बात एक तो बॉन्ड इधर भी होगा। उसके बाद अगर ये डबल बॉन्ड, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ कि दो तरीके हैं इसके। अब ये तो एक अल्काइन थी, वो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, अल्कीन के अंदर, और एक साइड पे एच आके जुड़ गया और एक साइड पे ओ एच आके जुड़ गए। उसके बाद क्या होता है, इसकी रेजोनेंस जिसे कहा जाता है, यह अपने रोटेशन यानी ये अपनी चेंज कर लेगा तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की वजह से। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर बॉन्ड दूसरे क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि इधर एक ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो पहले भी था, इधर भी एक हाइड्रोजन पहले भी था, क्योंकि हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, तो इधर इसने 4 बॉन्ड अपने पूरे बनाए हुए थे। अब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गए और इधर 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पहले के मौजूद हैं और इधर भी एक हाइड्रोजन पहले मौजूद है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इधर से टॉटोमरिज्म वगैरह भी कहते हैं कि एक ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाए, या बार हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, इधर से हाइड्रोजन हट जाता है और एक हाइड्रोजन इस जगह पर आ जाता है, और ये बाकी ये वाला हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट होकर इस जगह पर आ गया, इसका डबल बॉन्ड खत्म हो गया, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, तो ये एक एल्डिहाइड बन गया, इथेनॉल बन गया, जिसे कहा जाता है एसिटल्डिहाइड। इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन वाला एक एल्डिहाइड बन गया। तो ये तो एक चीज थी। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ये तो सारा से आसान तरीका है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के बाद C2H5OH, इसे अगर खोल के लिखो CH3CH2OH, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सारों से पहले ये एक एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3RCHO। तो यानी इधर से एक वही चीज हाइड्रोजन इधर से एक निकल जाएगा, CHOR C और OH RCH, और 2 कार्बन वाला है, और एक इधर से वाटर बन के निकल जाएगा, यानी देखा जाए तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और इधर से एक वाटर निकल जाएगा, और ये एक एल्डिहाइड बन गया। फिर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा फर्दर, लेकिन वो आगे बाद की बात है, लेकिन हमने फिलहाल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ना तो इधर तक ही रहना, यानी इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। जरूरी बात है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आगे K2Cr2O7 या KMnO4 या इस तरह मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो आगे से ऑक्सीडाइज अल्कोहल कर देंगे और उसे एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक्स, उससे भी एक कीटोन जनरेट हो सकता है, जैसे हाइड्रोकार्बन या बेंजीन के रिएक्शन जिसमें पढ़े जाते हैं। बेंजीन क्योंकि मुख्तलिफ रिएक्शन करता है, जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन भी करता है, वो अल्काइलेशन में फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी करता है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी करता है। तो उसमें अगर इसकी डीहाइड्रोजनेशन भी करता है, यानी हाइड्रोजनेशन, उसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह ऐड हो जाती है, वो बेंजीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर बेंजीन की फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करें, RCOCl ऐड करें, क्योंकि ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा, जरी बात है अटैक करेगा, इधर से क्लोरीन लीव कर जाएगा, तो ये एक अगर COOR तो ये जनरेट हो जाता है, और HCl इधर से एक H जरी बात निकल जाता है, जो कि HCl के साथ रिएक्शन करा जाता है, HCl सेपरेट हो जाते हैं और ये एक कीटोन बन गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल अल्काइल फिनाइल कीटोन। तो ये एक इस साइड पे भी एक अल्काइल चेन है, इस साइड पे फिनाइल चेन और दरमियान में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से भी कीटोन की प्रिपरेशन की जाती है। अब ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइंस, दोबारा उन्होंने एक इसका मैकेनिज्म बताया है कि पहले तो हमने जनरल पढ़ा था, अब इसका मैकेनिज्म क्या है ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइंस का। यानी पहले होता यूं है, ये एक अल्काइन होती है, सारों से पहले रिएक्शन बनने लगे अल्काइन, और उसकी ओजोनलाइसिस 3 ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में सिंगल सिंगल बॉन्ड इधर बनाया है, इस ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर है, इधर ऑक्सीजन के ऊपर एक जारी बात है नेगेटिव का चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया है। तो बर्न उसके बाद एक साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज होगा और एक साइड पर माइनस का चार्ज, और इधर भी 2 लोन पेयर, इधर भी 2 लोन पेयर, और इस साइड पर 3 लोन पेयर। तो ये अब ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये एक्ट करेगा। उसके बाद ये वाला जो कार्बन होगा ये इस ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट कर लेगा, तो ये आपस में एक रिंग जनरेट हो जाएगी, इसे रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जो कि रेट्रोसिंथेसिस वगैरह के अंदर ये डिस्कस की जाते हैं सारे स्टेप के। ये एक रिंग जनरेट होगी, 5 कार्बन रिंग जनरेट होगी। तो
बॉन्ड इधर से ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, पहले डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसे भी फंक्शनल ग्रुप इंटरनल कन्वर्जन भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस वजह से क्योंकि ये एक अल्कीन का ओजोन के साथ रिएक्शन भी है, ओजोन के साथ रिएक्शन ऑफ ओजोन में भी लिख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन तो हमने अभी पढ़ी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद ये रिंग फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं, रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन, क्योंकि एक रिंग जनरेट हो गया इधर। उसके बाद रिंग जनरेशन के बाद रिंग फॉर्मेशन भी हो रही है। उसके बाद एक और काम भी हो रहा है इधर, रिंग फॉर्मेशन फंक्शनल ग्रुप इंटर यानी एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे के अंदर कन्वर्ट भी हो रहा है, क्योंकि अल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन एक अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये थी। उसके बाद पांचवा काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि चेन शॉर्टन हो रही है, चेन शॉर्टन हो जाएगी, ये अभी हम पढ़ेंगे, मतलब यानी चेन का नंबर कम हो जाएगा। अब ये तो ये थी। उसके बाद अब इधर से बॉन्ड टूट जाएगा, टूट स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो इधर से बॉन्ड टूट जाएगा और ये COO ये अलहदा हो जाएगा, COO अलहदा हो जाएगा। और जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक कैटलिस्ट की मौजूदगी में जिंक जो कि ट्रांजिशन मेटल है, 3D सीरीज है, इसके 30 का प्रोटॉन नंबर होता है, 30 का प्रोटॉन नंबर है, 3D10 इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है। और सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में होते हैं, सारी बात है, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जिंक एक ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है और ये जिंक ऑक्साइड बन जाती है। फिर जिंक क्योंकि हमने डाला था तो जिंक ऑक्साइड जो एक ऑक्सीजन बच गया और बाकी ये चेन शॉर्टन हो चुकी है। ये सारे काम इस एक ही रिएक्शन के अंदर हो सकते हैं। ये 5 रिएक्शन, अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप ये एक ही रिएक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं मोलोजोनाइट रीअरेंजेस टू ओजोनाइट, यानी मोलोजोनाइट रीअरेंज के ओजोनाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक रिएक्शन में इसमें एक स्टेप छोड़ दूं कि जैसे कि ये एक रिएक्शन था, आप पहले इसमें से ये बने, ये था मोलोजोनाइट, वो कहा जाता है कि ये भी अनस्टेबल है, ये भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये फौरन रीअरेंज हो जाता है, इसे रीअरेंजमेंट कहा जाता है, मोलोजोनाइट रीअरेंजमेंट। तो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वगैरह में पढ़े जाते हैं, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं रीअरेंजमेंट होती है। अब ये जो था इसमें ये पहले कन्वर्ट हो जाता है मोलोजोनाइट ओजोनाइट में, यानी ऑक्सीजन इस साइड पर आ जाता है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है, तो ये 5 में बनेगी ओजोनाइट, ये भी ओजोनाइट है, लेकिन इससे पहले ये जाता है, फिर ये इधर से बाहर ये चेंज होता है, इधर से टूटते हैं ऑक्सीजन और एक इस साइड से ऑक्सीजन टूट जाता है, फिर वही चीज COO इस साइड पे कन्वर्ट हो जाता है और COO इस साइड पे कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आगे आ जाती है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ये हाइड्रेटिंग एजेंट, मुख्तलिफ जो हाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो कि वाटर को ऐड कराने वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, उसमें आप वाटर एड्स टू अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का भी फर्क आप लोगों को बताया था जब सॉल्युबिलिटी वगैरह या सोल्यूशन को डिस्कस किया था कि कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें कंसनट्रेशन ज्यादा हो और वाटर की मकदार कम हो, जो कि प्योर परसेंटेज प्योरिटी जिसकी ज्यादा हो, जिसकी परसेंटेज प्योरिटी वगैरह कम हो, जिसके अंदर वाटर ज्यादा मतलब हो या कंसनट्रेशन जिसकी कम हो, तो उसे कहा जाता है डाइल्यूट। अब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में अल्काइन के अंदर वाटर की एडिशन हो जाती है टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन। इनोल जो होता है ये इंटरमीडिएट के तौर पर फॉर्म करता है, इनोल इन से निकला यानी अल्कीन डबल बॉन्ड वाला एक अल्कोहल ग्रुप, इनोल बन जाता है, एक इंटरमीडिएट से इनोल इंटरमीडिएट होता है, यानी डबल बॉन्ड इनोल इन से निकला है, इन एक अल्कीन और बने अल्कोहल से, यानी एक डबल बॉन्ड वाला एक अल्कोहल ग्रुप बन जाता है इनोल। तो वो ये है डबल बॉन्ड कार्बन और साथ एक OH, इसे कहा जाता है इनोल, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और एक OH ग्रुप भी है। तो उसके बाद वो कहता है कि अल्काइन ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्काइन की डीहाइड्रेशन, अल्काइन की जब हाइड्रेशन की जाती है, ये पहले CH एक था तो CH2 हो जाएगा, CHOH, ये एक अल्कोहल बन जाएगा। जाहिर बात है एक अल्काइन के दरमियान एक डबल बॉन्ड नजर आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल कहा जाता है, विनाइल अल्कोहल, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होता है कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ताकि जिसके साथ भी हो, तो इसे विनाइल ग्रुप कहा जाता है, विनाइल। तो क्योंकि ये एक अल्कोहल है
तो इसे विनाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। उसके बाद इसे एक इनोल भी कहा जाता है। इनोल इस वजह से कि कार्बन कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड है, ईन से निकला है, अल्कीन से ईन निकला है, अल्कीन से, और अल्कोहल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से OL आ गया, अल्कोहल, इनोल। तो ये अब विनाइल अल्कोहल एक बन चुके हैं। ये रीअरेंज हो जाता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जो आप लोगों को पता है वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर बाद में वो उनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है, वो चेंज हो जाते हैं, तो वो एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इसको अगर खोल के लिखें तो पहले ये था OH H H और H, तो उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाएगी। रीअरेंजमेंट का ये साइन होता है और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वगैरह में पढ़े जाते हैं। उसके बाद H डबल बॉन्ड विद O और इस साइड पे OH, ये एक एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और आप लोगों को पता है कि हमने भी पढ़ा कैटलिस्ट के तौर पे मर्क्यूरिक सल्फेट इस्तेमाल होगा और H2SO4 जो कि हाइड्रेटिंग एजेंट है। प्रोपाइन गिव एसीटोन, और जो प्रोपाइन होगी यानी 3 कार्बन वाली अगर होगी कोई एक 3 कार्बन वाली होगी तो वो क्या दे देगी, वो एसीटोन दे देगी। इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड की कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जगह एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड वाला एक अल्कोहल बन जाएगा। एच वही चीज, एच जिस साइड पे एच ज्यादा होंगे, अब इस साइड पे तो CH3 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि OH जो होगा जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो OH इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ेगा या फर्स्ट कार्बन के ऊपर या सेकंड कार्बन के ऊपर, तो वो इसका ये केस होता है वही चीज हो कि मार्कनी का रूल है, यानी हाइड्रोजन जिधर ऑलरेडी ज्यादा मौजूद है उस साइड पे आके हाइड्रोजन लगा और जिस साइड पे कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं उस साइड पे OH आके जुड़ेगा। तो उस हिसाब से ये OH जो है वो इस साइड पर आके जुड़े, इस साइड पर आके जुड़ा और OH जो है वो दूसरे साइड पे आके जुड़ा। ये भी एक इनोल बन गया और ये जब इधर से रीअरेंज होगा तो ये एक एसीटोन दे देगा। ये वाला डबल बॉन्ड वाली बात इधर आ जाएगा और ये वाला इस साइड पे इस तरह रीअरेंजमेंट हो जाएगी और इधर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोजन वाला जो है यानी ये बेसिकली ये वाला असल में होता है कि OH जो होता है इधर से H लीव कर जाते हैं ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड वाले, फिर ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका अगर मैकेनिज्म डिस्कस करें तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर बन गए तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए H और H, और ये बाकी जो H को अपने पास ले लेगा और COO और CH H और ये H इधर आ जाएगा और ये एक एसीटोन बन जाता है, प्रोपेनॉन जिसे कहा जाता है। डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, एसीटोन भी कह सकते हैं, प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं, तीनों नाम इससे होते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कि एसीटोफिनोन भी इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अभी पढ़े। इसी तरीके से इसकी जगह एक मिथाइल की जगह अगर एक PH ग्रुप ऑफ फिनाइल हो, बाकी साहब वही है, दोबारा वही रिएक्शन अगर पढ़े, इधर हाइड्रोजन है, OH जो है वो सारी बात इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ेगा और इस साइड पे आकर हाइड्रोजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड जी बन जाएगा। फिर इसकी रीअरेंजमेंट होगी PHCOO और CH3 यानी मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसीटोफिनोन भी इसे कहा जाता है। एसीटोफिनोन भी, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी, एसीटोफिनोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं इसे। तो उसके बाद आगे आ जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ये वही चीज़ है, ये आसान रिएक्शन है कि बस अल्कोहल को की कैटलिस्ट वगैरह ऐड करेंगे तो वो अल्कोहल के कैटलिस्ट वगैरह ऐड करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो डायरेक्ट एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर एल्डिहाइड के अंदर वही डालेंगे तो सारी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल और ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके उन्हें एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं बाय वार्मिंग विद एसिड डाइक्रोमेट सोल्यूशन। उसके बाद ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक डाइक्रोमेट सोल्यूशन। उसके बाद एक जॉन री एजेंट है जिसे कहा जाता है क्रोमियम ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एसीटोफिनोन, यानी जॉन री एजेंट में ये चीजें आ जाती हैं। इसमें जॉन री एजेंट और सारेट री एजेंट, और ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं जॉन री एजेंट क्या होते हैं और सारेट री एजेंट कौन से होते हैं। नीचे मुख्तलिफ फार्मूले दिए होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जॉन री एजेंट कौन सा होता है। अब इसमें एक जॉन री एजेंट है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस एसीटोन, इसे कहा जाता है जॉन री एजेंट, JONE। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक सारों से अच्छी पहचान ये है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा दे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो साफ पता चल रहा है इसके बाद इतनी ज्यादा इसके 4 ऑक्सीजन ये जुड़ी हुई है, 3 ऑक्सीजन ये जुड़ी हुई है, एसीटोन के पास भी 1 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकता है जिसके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद एक और होता है सारेट रीएजेंट।
सारे ट्री एजेंट, उसमें क्या होता है CR, ये भी क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है, लेकिन पेरिडीन, पेरिडीन ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। ये कार्बन की जगह बेंजीन में जो कार्बन होता है उस कार्बन की जगह रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा दें तो ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन जाता है, जिसमें एक कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट मौजूद है, उसे कहा जाता है हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक तो ये होता है सारे कार्बन, हेटेरोसाइक्लिक में एक ये एक हेटेरो एलिमेंट आ जाता है जो उसका नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के अंदर जब 3 बॉन्ड बनाए तो जल्दी बात है एक इसके पास लोन पेयर होगा। ये एक पीरिडीन के अंदर जब ये मिलाया जाए तो इसे सारे ट्रीजन कहते हैं। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइज करवा देता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट क्या होता है कि अगर आप बेंजाइल अल्कोहल के अंदर PHCH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है, इसके अंदर अगर सारे ट्रीजन ये वाली चीज डाल दें तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है PHCHO के अंदर, यानी इससे कोई बेंजल डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल डिहाइड। इसको अगर मैं खोल के लिखूं बेंजाइल अल्कोहल तो वो ये इस तरह होता है CH2OH। इसको जब खोल के लिखा है तो बेंजल डिहाइड ये CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CHO के अंदर। ये वाला इधर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। इसे भी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन भी। और ये एक प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में भी देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, और प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर भी देख सकते हैं। यानी ये चारों काम एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और ये अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गए सारे ट्री एजेंट हमने जब डाले। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है, क्योंकि ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये रिएक्शन कर रहा है सारे रिएजेंट के साथ, इसने रिएक्शन की है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड भी है, यानी एक हमारे पास बेंजल डिहाइड जनरेट हो गए। तो उसमें मुख्तलिफ हम रिएक्शन किसी भी नाम से आ सकते हैं, लेकिन सारों का होगा जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि वाटर CH नॉन एक्व सॉल्वेंट आर एम्प्लॉयड टू अवॉइड फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी जो नॉन एक्व सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होके वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एसीटोन के अंदर। यानी इधर ही अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लिखूं, सेकेंडरी अल्कोहल होता है जिसके पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल होता है, वो कार्बन जिसके साथ एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, वो आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। तो इसमें से सारी बात है ये वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ये एक कीटोन बन जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आ जाएगी और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल एक कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन करने पर। ये एक नेसेंट ऑक्सीजन जो किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद आगे आ जाता है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से जैसे बेंजीन के रिएक्शन में भी हमने बात पढ़ी थी कि बेंजीन का जो रिएक्शन है एज न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा वो कार्बन के साथ, क्योंकि ये जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है अगर वो मैं दोबारा समझा दूँ आप लोगों को, उसमें बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का एक किस्म का रिएक्शन हुआ है कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सी हुई है कि ये एक बेंजीन है और ये क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सारी बात है ये एज डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और ये जो एसाइल ग्रुप है, अब ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, इस साइड से भी अपनी तरफ खींच लेगी 3 तक होती है, ऑक्सीजन की भी 3.16 इनकी होती है, कोई इधर से भी क्लोरीन अपनी तरफ खींच ली होगी, ऑक्सीजन भी उधर से अपनी तरफ खींच ली होगी, क्लोरीन को भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन को भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो कार्बोनिल कार्बन का जो है इसके ऊपर कार्बन के ऊपर प्लस पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होगा, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सारी बात है उस दोनों साइडों पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं, वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा। ये एज न्यूक्लियोफाइल है, डबल बॉन्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर और ये वाला क्लोरीन इधर से लीव कर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन की निस्बत डबल बेहतर लीविंग ग्रुप है और कार्बन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरीन को लीव करने में आसानी होगी बनिस्बत इसके कि ऑक्सीजन लीव करे। तो इसमें भी पहले ये हो सकता है, ये होता हो कि ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है पहले इधर से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता हो, उसके बाद ये क्लोरीन ये वाला चार्ज दोबारा वापस आता हो और ये क्लोरीन इधर से लीव करती हो, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट यही होता है फिर कि एक असाइल ग्रुप जाकर इसके साथ जुड़ जाता है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन और क्लोरीन एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाती है, क्योंकि इसके साथ जो H इधर से जो H निकला, क्योंकि इधर अब एक H मौजूद है बेंजीन के साथ, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इधर एक H मौजूद है जो कि इधर से HCl जो होगा H इधर से H की जगह, क्योंकि ये एक COR ग्रुप है H की जगह पर जाए, क्योंकि इधर एक H मौजूद था, पहले ये H था
और उस H की जगह अब ये एक COR ग्रुप आ गया, और ये वाला H जो है ये Cl के साथ बाहर निकल गया Cl के तौर पर। ये तो फेडरल क्राफ्ट सिलेक्शन थी। अब इसकी ये आगे आ जाती है AlCl3 जनरेट्स एंड ए सेलेनियम इलेक्ट्रोफाइल विच इज सब्स्टिट्यूटेड इन एरोमेटिक रिंग। आगे आ जाती है इसकी रिएक्टिविटी। डबल बॉन्ड ऑन कार्बोनिल ग्रुप है सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड। यानी वो कहता है कि एक जो कार्बोनिल ग्रुप है जिसे COO कहा जाता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और एक है पाई बॉन्ड। क्योंकि जब भी दो बॉन्ड होते हैं तो पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड में न्यूक्लियस न्यूक्लियस की इंटरेक्शन होती है, और पाई बॉन्ड में दूसरी इंटरेक्शन होती है p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से ये जो पाई बॉन्ड क्रिएट होता है। तो उसके बाद वो कहता है कि दो बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जारी बात है ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सिग्मा बॉन्ड को तो नहीं खींच सकता, लेकिन वो कहते हैं कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, फर्क करो मैं ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड पेयर को। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। कार्बन एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा, और ये कार्बोनिल ग्रुप को पोलैरिटी क्रिएट कर देता है, पोलर बना देता है। द ऑक्सीजन एटम हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, कार्बन हैज पार्शियल, कार्बन के ऊपर मैं बता चुका हूं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पाई इलेक्ट्रॉन कोलाइड इज पुल्ड मोर स्ट्रांगली बाय ऑक्सीजन देन कार्बन एटम। वही बात, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। इट मेक्स ऑक्सीजन मोर न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी, और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी, और न्यूक्लियोफाइल जो होगी वो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी। अब ये दो किस्म के एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और इसके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फॉर्म, आयोडो फॉर्म रिएक्शंस इसके बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें दो किस्म के ये रिएक्शन देते हैं, एक बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी इसमें एक न्यूक्लियोफाइल की एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन होता यूं है कि एक एसिड कैटालाइज होती है जो कि एसिड की मौजूदगी में होती है, यानी एसिड की वजह से उसकी रिएक्शन तेज होता है। कैटालिस्ट वो नहीं होता कि जो मैं बार ये बात बता चुका हूँ कि जो कैटालिस्ट होता है वो किसी नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट नहीं करता, वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करवाता जो कि हो ही ना सकता हो। कैटालिस्ट का काम ये होता है कि जो रिएक्शन हो सकता है उसकी खाली टाइम को चेंज कर देता है। यानी अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में होता है उसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता है, और फर्ज करो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो उसके अंदर हम चाहे जितना मर्जी कैटालिस्ट डाल दें वो उस रिएक्शन को नहीं करवा सकता। लेकिन अगर एक रिएक्शन होता तो है लेकिन वो ज्यादा देर लगाता है तो उस रिएक्शन को वो कैटालिस्ट जल्दी करवा देते हैं। और अगर एक रिएक्शन होता ही ना उसके अंदर चाहे हम जितने मर्जी कैटालिस्ट डाल दें वो नहीं होगा। अब बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। द बेस का रिएक्ट्स विद रीएजेंट जनरेट द न्यूक्लियोफाइल। यानी जब बेस जो होती है, वही बात जैसे हमने पढ़े अरेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, उस ब्रांच सब्सट्रेट के बाद उसके बाद लिविस जो होती है बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो हमने उसमें मुख्तलिफ पढ़ा है कि जैसे अगर बेस जो होती है वो रिएक्शन करती है, बेस जो अरेनियस बेस के मुताबिक जो होती है लुविस के मुताबिक, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है वो बेस होती है, तो वो जब किसी भी रीएजेंट के साथ रिएक्शन करती है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देती है। तो उसके बाद वो वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है, एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, सारों से पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन। जब पहले न्यूक्लियोफाइल बेस जब उस रिएक्शन करती है तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, फिर वो वाला न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो जनरल मैकेनिज्म जो है, आम मैकेनिज्म जो है किसी भी रिएक्शन का, ये इसका जनरल मैकेनिज्म है। हर केस में यूं ही होगा, लेकिन मुख्तलिफ फिर आगे वो सेंटर मुख्तलिफ होंगे, कुछ में न्यूक्लियोफाइल कोई होगा किसी में कोई, लेकिन जो जनरल मैकेनिज्म है वो सारों में एक ही होगा, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले ये OH एक बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जारी बात है ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो बेस हाइड्रोक्साइड की बेस है। ये एक HNU न्यूक्लियोफाइल, ये हाइड्रोजन है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये रीएजेंट है, रीएजेंट। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव एक हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन की जरिए बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में जब अलॉन्ग द पीरियड मूव करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो उसमें अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम है, क्योंकि ये तो है ही पहले ग्रुप में और पीरियड भी इसका पहले है, दोनों हिसाब से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल जो होगा जारी बात है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। बेस आकर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक मारेगी, अपने साथ मिला लेगी हाइड्रोजन को, इधर से न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड टूट के न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जारी बात है नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड हाइड्रोजन जब भी जाता है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाती, हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाती है। हाइड्रोजन अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगी,
और इधर से वाटर बन जाएगा, ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप है वाटर, तो ये लीव कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चले जाएंगे। तो उसके बाद एक तो ये चीज होगी, ये आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। पहला स्टेप जो होता है जिसे कहा जाता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये सारा से पहला स्टेप होता है, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब क्या होता है अटैक ऑफ, दूसरा जो स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन थी जिसके ऊपर पास पॉजिटिव का चार्ज था, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और ये एक इंटरमीडिएट सा बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है प्रोटोनेशन, तीसरा स्टेप होता है प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन, ये तीसरा स्टेप प्रोटोनेशन होगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन इसकी प्रोटोनेशन होगी और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन ये H अपने साथ मिला के एक अल्कोहल बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और एक बेस कैटालाइज। अगर फर्ज करो इसी को हम कहते हैं कि ये जो प्रोटोनेशन करने वाला जो है ये वाटर है, अगर हम ये कह दें तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब ये इधर अटैक करेगा ये वाला OH, क्योंकि बेस जो कैटालिस्ट होता है वो हमेशा रीजनरेट हो जाते हैं। प्रोटोनेशन प्लस रीजनरेशन ऑफ कैटालिस्ट, प्रोटोनेशन भी होगी, रीजनरेशन ऑफ कैटालिस्ट भी रीजनरेट हो चुके हैं। ये हमारे पास बेस कैटालाइज था, बेस की मौजूदगी में जिसमें रिएक्शन स्टार्ट हुए, और ये वाला बॉन्ड टूट के चला गया, ये एक हमारे पास प्रोडक्ट बन चुके हैं, और ये एक बेस हमारे पास रीजनरेशन होगी। अब इसके बेस कैटालाइज जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं वो 5 हैं तकरीबन। एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हमने रिएक्शन तो पहले भी पढ़े अल्कोहल में जब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एडिशन ऑफ बायसल्फाइड, बायसल्फाइड कहा जाता है NaHCO3 को, बायसल्फेट, जैसे हमने कहा था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, तो बायकार्बोनेट क्या होता है NaHCO3। कंडेंसेशन रिएक्शन उसके बाद होती है जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के जो हर पेपर में आते हैं, उसमें से अल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन है, ये अल्डोल कंडेंसेशन में लाजमी आते हैं। उसके बाद हेलो फॉर्म में हाइड्रोफॉर्म टेस्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सारों से पहले तो हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आसान भी है, ये बहुत आसान है। ये वाले रिएक्शन अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो सारे रिएक्शन आपकी समझ में आ जाएंगे, ये जो हमने ऊपर रिएक्शन को डिस्कस किए हैं इधर तक, क्योंकि ये सारों में ये वाली चीज़ बराबर जनरल मैकेनिज्म सारों का यही होता है। ये अगर समझ आ जाए जितने मर्जी रिएक्शन हम बेस कैटालाइज के पढ़ते हैं तो वो यही होते हैं। अब सारों से पहले हाइड्रोजन साइनाइड है, तो ये पहले देखते हैं, ये एक फॉर्मेल्डिहाइड था, इसमें क्या होता है हमने HCN डाला, H हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक सायानोहाइड्रिन बनता है। ये MCQs में भी आता है, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आता है और बहुत बार आ चुका है, और ये एक बार प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में भी ये आ चुका है, फेलोशिप का जो टेस्ट होता है। ये सायानोहाइड्रिन, ये अब ये कार्बोनल ग्रुप है, एक फॉर्मेल्डिहाइड है, उसका जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेंगे तो एक OH हो जाएगा और इस साइड पे ये साइनाइड होगा। इसे कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, इसे कहा जाता है सायानोहाइड्रिन, तो ये एक बन जाता है। उसके बाद इसी जगह पे एक CH3 हो तो जारी बात है इस साइड पे भी CH3 हो जाएगी, इस साइड पे CH3 हो तो जारी बात है इस साइड पे भी CH3 हो जाएगी, तो ये इसका एसीटोन सायानोहाइड्रिन बन जाएगा, ये वाला एसीटोन सायानोहाइड्रिन। अगर इस साइड पे सिर्फ एक H हो तो एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, क्योंकि एक वो एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन हो जाएगा, और अगर दोनों साइडों पे H है तो फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। उसके बाद मैकेनिज्म इसका वही चीज, मैकेनिज्म अगर हम पढ़े तो इसी का जो सायानोहाइड्रिन के रिएक्शन है इनका मैकेनिज्म पढ़ते हैं दोबारा। जनरल मैकेनिज्म यही है, इसको देख के हम इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे आप, इसीलिए मैं इसे रेज नहीं कर रहा था कि ये लिखा रहे आप लोगों को सारे रिएक्शन याद करने में आसानी हो। अब सारों से पहले क्या था सायानोहाइड्रिन, पहले इधर मैं रिएक्शन ये वाला लिख देता हूँ कि HCOOH ने HCN के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना था सायानोहाइड्रिन, एक साइड पे OH एक साइड पे CN और एक साइड पे He, ये एक सायानोहाइड्रिन बना था। इसका रिएक्शन क्या है, सारों से पहले क्या होता है कि OH जो है जो बेस है वो अटैक करती है HCN के ऊपर। जैसे ये देखो न्यूक्लियोफाइल की जगह HCN है, इसने इधर अटैक किया था, CN इधर से लीव कर गया था, इस साइड पे क्या बन गया था वाटर बन के लीव कर गया था, इस साइड पे भी यही वाटर बन के लीव कर गया,
जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था, इधर भी जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की जगह CN लिख दिया, इधर H और न्यूक्लियोफाइल था, इधर H और CN, न्यूक्लियोफाइल CN है। तो अब दूसरा स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया था, इधर भी ये होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की जगह हमने वो वाले मेन जो है साइनाइड डाल देना बस। अब यही है C डबल बॉन्ड तो और H, ये अब साइनाइड है, इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करके डबल बॉन्ड और टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, HC ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर H और एक साइनाइड इधर जाकर जुड़ जाएगा साइनाइड। अब दोबारा वही चीज, तीसरा स्टेप प्रोटोनेशन होगी, वाटर आगे इधर अटैक करेगा, तो इसमें क्या होगा, इसी के आगे लिख देते हैं, या चलो लेदर लिख देते हैं साइनाइड, उसके बाद ये कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और ये एक O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, फिर वही चीज के प्रोटोनेशन होगी, जैसे इधर ऑक्सीजन नेगेटिव ने वाटर के ऊपर अटैक किया था, इसमें से एक ऑक्सीजन अपने साथ मिला ले, हाइड्रोजन अपने साथ मिला लेगा, और H और OH और इस साइड पे CN, ये एक साइनाइड बन गया, एक साइड पे OH और एक साइड पे साइनाइड और एक H और H, ये इसका जनरल मैकेनिज्म। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही चीज वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो इधर दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी मैंने वैसे बताया था, ये आप लोगों को समझ आ गई की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैं रिएक्शन आप लोगों को बताता हूँ कि उससे अल्कोहल किस तरह बनते हैं। वही चीज मैंने अभी 5 मिनट पहले भी बताई थी, लेकिन फिर बता देता हूँ कि ये एक कीटोन है, कीटोन के जब रिएक्शन होता है RMgX, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये डायरेक्ट इसमें न्यूक्लियोफाइल और डायरेक्ट इधर शुरू इधर से होगा, क्योंकि RMgX है ही एक न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करके डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर RC, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये एक कार्बन इसके साथ R जुड़ जाएगा, फिर इसकी प्रोटोनेशन होगी और ये एक अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने साथ एक H को मिला लेगा, ये एक प्रोटोनेशन हो जाएगी, ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। ये एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करते हैं, ये अल्कोहल के अंदर कीटोन्स वगैरह को कन्वर्ट कर देते हैं। अब तीसरा रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट NaHCO3, उसमें भी जनरल मैकेनिज्म वही है जो बारे में हमने पहले पढ़ा था ऊपर, इसीलिए ये वाली मैं चीजें ऊपर वाली मिटा नहीं रहा, क्योंकि सारों में ये सेम ही है, एक ये सिर्फ 3 लाइनें बंदे को याद हो जाए तो बंदे सारे रिएक्शन लिख लेते हैं। उसके बाद सोडियम एल्डिहाइड और स्मॉल जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो सैचुरेटेड वही चीज है जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कहा जाता है अनसैचुरेटेड। तो अब कहते हैं कि जो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले जो एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ सोडियम बाइसल्फेट टू फॉर्म अ क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइसल्फेट अडक्ट ये होता है, जैसे फर्ज करो कि एक NH3 है, जैसे लुइस बेस हमने पढ़ा था, और एक BF3 है, ये एक लुइस एसिड है BF3, और ये अमोनिया जो है ये लुइस बेस है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और NH3 ये अपना इस तरीके से एक बॉन्ड बना देगा BF3 के साथ, BF3, तो ये एक अडक्ट बन जाता है, बोरान के ऊपर प्लस का चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का चार्ज, ये एक अडक्ट सा बन जाता है, इसे कहा जाता है अडक्ट। लुइस बेस ये इलेक्ट्रॉन पे डोनर है, BF3 इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर है, ये लुइस एसिड है BF3, अमोनिया लुइस बेस है, और ये इनका रिएक्शन आपस में कराया जाए तो ये एक अडक्ट बन जाता है। तो ये एक अडक्ट था, अडक्ट इसको कहा जाता है। उसके बाद वो कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फेट टू फॉर्म द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सोडियम, और क्रिस्टलाइन और अमोर्फस ये एक सॉलिड्स की टाइप्स हैं, जैसे कि एक क्रिस्टलाइन होता है दूसरा अमोर्फस है। तो अमोर्फस में ये जो क्रिस्टलाइन होता है इसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, 3D अरेंजमेंट होती है, खास ऑर्डर में पड़े होते हैं, रेगुलर होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एक खास होता है, यानी स्पेसिफिक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे NaCl का जो होता है वो 801, यही इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 801 आएगा तब ये मेल्ट करेगा, और इसमें खास अरेंजमेंट होती है। एक NaCl जैसे कि एक सोडियम 6 क्लोरीन से जुड़ा है और एक क्लोरीन जो है वो 6 सोडियम से जुड़ा हुआ है, इसका मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है, और इसमें फिर NaCl वगैरह आ जाते हैं। अमोर्फस में फिर जरी बात है ये ऑर्डर है तो इसमें नो ऑर्डर, इसमें 3D अरेंजमेंट है, इसमें 3D अरेंजमेंट नहीं होती, नॉट 3D अरेंजमेंट, ये रेगुलर होता है तो अमोर्फस इरेगुलर होता है, ये इसका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कोई नहीं होता। ग्लास और प्लास्टिक की एग्जांपल आ जाती है अमोर्फस में, यानी जो अमोर्फस में ये ग्लास और प्लास्टिक वगैरह आ जाती है, यानी ये तो 801 आएगा तो तब मेल्ट कर देता है, लेकिन ये जो ग्लास प्लास्टिक होती है ये ग्रेजुअली आस्ता स्लो होते रहते हैं, उसके बाद जाके ये मेल्ट करते हैं। अचानक एक खास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता जिसपे ये मेल्ट करते हैं। तो ये तो बार क्रिस्टलाइन थी। उसके बाद वाइट आगे लिखा हुआ है, वाइट अब वही चीज है, जब ब्लैक कोई चीज नजर आ रही होती है इसका मतलब क्या होता है कि वो उसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिए, ऑल कलर को एब्जॉर्ब कर लिए, ऑल कलर
आर कलर एब्जॉर्बर उससे सारे कलर एब्जॉर्ब कर लें। और अगर कोई चीज़ वाइट नजर आ रही है इसका मतलब है वो सेवन कलर यानी जिसे कहा जाता है आर कलर रिफ्लेक्ट, वो सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, इसलिए वो चीज़ हमें वाइट नज़र आ रही है। तो अगर कोई चीज़ ब्लू नज़र आ रही है इसका क्या मतलब होता है कि वो कोई अल्टीमेटली एक इससे कलर कॉन्जुगेशन वगैरह भी कहा जाता है, यानी कलर्स वगैरह की होती है, स्टडी होती है। कोई वो कलर एक खास किस्म का कलर होता है वो ऑब्जर्व करता है, और तो दूसरा कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तब हमें वो वाला कलर नज़र आता है। तो उसके बाद ये अब ये जो वाइट है, तो इसी तरीके से वाइट का मतलब है यानी ये सेवन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब वो हमें वाइट नज़र आ रही है चीज़। और ब्लैक कलर नजर आ रहा है इसका मतलब सारे कलर ऑब्जर्व कर लिया। तो इसमें वो कहते हैं कि वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनेंगे सोडियम बाइसल्फेट एडक्ट के, और प्रेसिपिटेट होते हैं जो कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है और वो नीचे में जाकर बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स होते हैं, उन्हें प्रेसिपिटेट्स कहा जाता है। तो आप वो कहते हैं कि HCOO और H ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन कराया गया NaHCO3 के साथ, तो क्या बन गया वही चीज़ जैसे सायानोहाइड्रिन था, हमने इसी जगह सायानोहाइड्रिन ऐड किया था। ये इसी को पहले इधर पढ़ते हैं HCN, हमने क्या पढ़ा था कि H इस साइड पे H ही रहे, O के साथ एक H जुड़ गया और एक साइनाइड जुड़ गया, इधर भी यही चीज़ होगा, HCOOH O के साथ एक H जुड़ गया और बाकी जो चीज बड़ी है NaCO3 वो इस जगह पर आगे जुड़ेगी SO3Na। जैसे रिएक्शन सायानोहाइड्रिन का पड़ा था एज इट इज वही रिएक्शन NaCO3 के लिए भी वही रिएक्शन है। तो इसे कहा जाता है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब वही चीज़ है SO3Na, ये भी अन बाइसल्फाइड, अब ये एक बाइसल्फाइड बन गया, ये तो था बाइसल्फेट, अब इसी को ये हाइड्रोजन सायानोहाइड्रिन वाले रिएक्शन में बता रहा हूँ। ये क्या था सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सोडियम बाइसल्फेट, ये सोडियम बाइसल्फेट था। अब ये जो क्या क्या है, ये क्या बन गया, ये बाइसल्फाइड बन गया, बाइसल्फाइड। अब ये इसके इसी के अंदर अगर हम HCl डाल दें, HCl, तो क्या होता है कि CH3COOH, एक एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा CH3COO और H, और एक H यानी उधर आ जाता है, SO2 सेपरेट हो जाएगा, प्लस SO2 सेपरेट हो जाएगा और प्लस वाटर लैदा हो जाएगा और NaCl लैदा हो जाएगा, वाटर प्लस NaCl, और ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन एक एसिटाल्डिहाइड NaCl वाटर, ये एक एसिटाल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड से हमने एसिटाल्डिहाइड बना दिया। तो इसे क्या कहा जाता है, यानी CH3 अगर ये तो मेरी बात है इस साइड पे फिर H ही होगा। ये अगर फॉर्मेल्डिहाइड अगर हमने इधर शुरू में CH3 लिया था, एसिटाल्डिहाइड लिया था, तो तब ये वाला एसिटाल्डिहाइड सेपरेट हो जाएगा, यानी दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। यानी अगर फर्ज करो इस साइड पे हमने CH3 लिया था, तो ये इस साइड पे भी CH3 है, तो इस साइड से एक CH3COOH, CH3COOH ये इधर से सेपरेट हो जाएगा और वाटर अलहदा हो जाएगा, यानी ये SO3 जो है इसमें से एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और HCl के हाइड्रोजन से मिलके इधर से एक वाटर इधर से सेपरेट हो जाएगा और NaCl जो है वो इधर से निकल जाएगा, NaCl और सल्फर डाइऑक्साइड के जो दो ऑक्सीजन बच गए वो सल्फर डाइऑक्साइड लैदा हो जाएगी। तो ये एक इसके रिएक्शन थे, तो यानी ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है। यानी हमने पहले एसिटाल्डिहाइड के अंदर सोडियम बाइसल्फेट डाला तो वो क्या बन गया, बाइसल्फाइड बन गया, बाइसल्फाइड। अब उसी बाइसल्फाइड के अंदर जब हम दोबारा हीट करें और HCl दे दें तो दोबारा हमारे पास एसिटाल्डिहाइड रीजनरेट हो जाएगा, यानी रिएक्शन दोबारा वापस चला जाएगा। इसको कहा जाता है रिएक्शन इज यूज्ड। और ये किस वजह से इस्तेमाल होता है, ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये सच एज अल्कोहल्स वगैरह, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड अब क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, और अल्कोहल वगैरह जो है ये क्या होते हैं, अल्कोहल वगैरह जो होते हैं ये कार्बोनिल नहीं होते, नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन का जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो सिंगल है। यानी ये वाला रिएक्शन जो है अभी हमने पढ़ा ये किस वजह से इस्तेमाल होता है, इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, यानी हमने जब कार्बोनिल को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से सेपरेट करना हो, जैसे कि हमने मुख्तलिफ डिस्टिलेशन वगैरह पढ़ी थी, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है कि
मुख्तलिफ रिएक्शन को सेपरेट किया जाता है। इसी तरीके से स्टीम डिस्टिलेशन में और मुख्तलिफ डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि दो ऐसे पॉइंट जो दो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, उस बेसिस पर हम उन दोनों को सेपरेट करते हैं। यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कम होता है, वो जल्दी बॉयल होकर सेपरेट हो जाता है, और बाकी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो नीचे ही रहता है, वो सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके से लहदा। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ कंपाउंड की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी सेपरेशन होती है। यानी जो दो वॉलेटाइल को नॉन वॉलेटाइल से एवापोरेट किया जाता है। एक वॉलेटाइल होता है वो उड़ जाता है, जो पीछे बढ़ जाता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो उस तरीके से सेपरेट। तो ये मुख्तलिफ सेपरेशन के मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेशन वगैरह को किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी हो जाती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, इस तरह मुख्तलिफ। तो इसको भी सेपरेट करने के लिए कार्बोनिल को नॉन कार्बोनिल से सेपरेट करने के लिए सोडियम बाइसल्फेट वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा रिएक्शन जो होता है वो इस तरीके से सेपरेट करने के लिए काम आता है। उसके बाद आगे आ जाता है मैकेनिज्म। सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइजेस टू फार्म सल्फेट आयंस। उन्होंने ये इसका मैकेनिज्म दिया है। उन्होंने कहा कि सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइजेस टू फॉर्म सल्फेट आयंस। यानी अगर कोई भी हमारे पास एक NaHSO3 एक बाइसल्फेट है, कोई भी बाइसल्फेट आयोनाइजेस टू फॉर्म सल्फेट है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, रिवर्स भी मूव कर रहा है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है जिसमें ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, ना प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है। क्योंकि जिस टाइम, और इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है, क्योंकि जिस टाइम रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसी टाइम प्रोडक्ट के उतने ही मॉलिक्यूल, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के उतने ही मॉलिक्यूल उस टाइम में रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो इसलिए ओवरऑल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, हालांकि रिएक्शन मूव कर रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, बैकवर्ड भी मूव कर रहा है। अब ये सेपरेट हो जाते हैं, SO2 अलहदा हो जाता है, और इसके पास एक ऑक्सीजन भी होता है, प्लस H पॉजिटिव अलहदा हो जाता है, प्लस Na पॉजिटिव अलहदा हो जाता है, और इसमें S के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज। सल्फाइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जो सल्फाइड आयन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सिंस द सल्फर एटम इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर जो होता है वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है ऑक्सीजन की निस्बत, ऑक्सीजन से ज्यादा वो न्यूक्लियोफाइल होता है। कार्बन सल्फर बॉन्ड इज आयन फॉर्म। कार्बन सल्फर बॉन्ड इज इन आयन फॉर्म। प्रोटॉन इज अटैच्ड टू द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन टू फॉर्म बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि कार्बोनल एक मौजूद होता है, कार्बोनल उसके साथ क्या रिएक्शन किया जाता है, SO2Na, और एक ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जब एक्ट करता है तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक के तौर पर एक्ट करता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होता है। ये नेगेटिव अटैक करता है कार्बन के ऊपर, और डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, और कार्बन के ऊपर जाकर SO2Na जुड़ जाता है। यानी जिसे हम कह रहे हैं SO3Na, बेसिकली डायरेक्ट अगर लिखना है तो SO3Na। और ऑक्सीजन की वही चीज जैसे हमने पहले स्टेप पढ़ी थी कि जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये SO3 ये जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद इसने अटैक किया, दूसरा स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किए। उसके बाद प्रोटोनेशन हो गई कि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन की इसके अंदर प्रोटोनेशन हो जाती है, और ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन मिक्स हो जाता है, और SO ऐड जाकर हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि प्लस हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, अपने साथ मिला देता है, और ये एक वो बन जाता है SO3Na, सोडियम बाइसल्फाइड। ये इसका मैकेनिज्म था। उसके बाद आगे आ जाती है कंडेंसेशन रिएक्शन, और कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें दो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन और कार्निज़ेरोस रिएक्शन। इसमें यानी दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करें, या दो कीटोन आपस में रिएक्शन करें, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में इकट्ठे हो जाएं, तो ये उस हिसाब से आते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी सेम यानी अगर दोनों कीटोन हो, और डिफरेंट का ये अगर दोनों एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। वो दोनों आपस में मिक्स होकर
नया कंपाउंड दे देते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, और वो एक मॉलिक्यूल को एलिमिनेट भी करते हैं। ये MCQ में पूछा जाता है, जैसे कि एक वाटर को निकाल देंगे, एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, दूसरे कंपाउंड में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, या एक अमोनिया को निकाल देते हैं, और कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। पहला रिएक्शन अब आ जाता है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ये वो रिएक्शन होती है इन विच द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म एल्डोल और कीटोल। तो ये एल्डोल या कीटोल बना देते हैं, यानी दो एल्डिहाइड आपस में मिक्स होते हैं, या दो कीटोन आपस में मिक्स होते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिक्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन करके एक एल्डोल और एक कीटोल बना देते हैं, विच यूजुअली लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, और ये एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल इनमें से ज्यादातर आमतौर पर निकल जाते हैं। आगे आ जाते हैं माइल्ड अल्कलाइन कंडीशंस। अल्कली बेस वगैरह होते हैं, आप लोगों को पता है कि जो इनकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं, जिनकी pH 7 से कम होती है वो एसिड होते हैं, और जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है वो बेस होते हैं। तो अब वो कहते हैं कि माइल्ड अल्कलाइन कंडीशन, थोड़ी सी अल्कलाइन कंडीशंस वगैरह की जाती हैं क्रिएट, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस अंडर माइल्ड अल्कलाइन कंडीशंस, यानी इतनी ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग अल्कली नहीं डालनी कि वो रिएक्शन हो ही नहीं, यानी माइल्ड यानी जैसे कहा जाता है दरमियानी कंडीशन हमने प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, NaHCO3, बैरियम हाइड्रोक्साइड होगी BaOH2, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी NaOH, यानी कंसंट्रेटेड ना हो, डाइल्यूट हो, जिसकी परसेंटेज प्योरिटी वगैरह कम हो, और एनी अल्कोक्साइड या कोई भी अल्कोक्साइड इन लो कंसंट्रेशन, यानी कोई भी अल्कोक्साइड इन लो कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन में देनी है। R और नेगेटिव इसे अल्कोक्साइड कहा जाता है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, तो ये भी ऐसा एज अ बेस या अल्कोक्साइड के तौर पर ऐड करती है, लेकिन ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है ये। उसके बाद बहरहाल आगे आ जाती है कि यही मैं जो बार बार बता चुका हूँ कि अगर दो इथेनॉल आपस में इकट्ठे हों तो वो क्या करते हैं, एक अल्डोल बना देते हैं। वो किस तरह, दो इथेनॉल आपस में इकट्ठे होते हैं और एक कार्बन में से एक कार्बन का आपस में बॉन्ड बन जाता है, और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी इसमें भी आ जाती है दोबारा, यानी एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो गया, यानी एक एल्डिहाइड था तो एक उसमें एक फालतू ग्रुप आ गया, यानी एक इस साइड पे CH3 था, इस साइड पे H और इस साइड पे एक O, और इस साइड में भी जारी बात है कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड तो इसके पूरे हो गए। अब एक H दोबारा है और इस साइड पे H और इस साइड पे भी H, इस साइड पे COOH, दोनों साइडों पे हमने COOH इसी साइड पे रखे, इसमें भी COOH इस साइड पे और इसमें भी COOH इस साइड पे, और अल्काइल ग्रुप इस साइड पे, अल्काइल ग्रुप इस साइड पे। अब होता क्या है, ये वाला जो H है वो इसके साथ आकर जुड़ जाता है और कार्बन का आपस में बॉन्ड बन जाता है, और ये एक अल्डोल बन जाता है। CH3 कार्बन का इधर H के साथ बॉन्ड और इधर से OH आके जुड़ जाता है, और कार्बन का इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है कार्बन की, यानी इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि एक तो ये है कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी एक एल्डिहाइड हमें नजर आ रहा है, एल्डिहाइड CHO जो है ये एक OH के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी चीज इसमें कंडेंसेशन हुई है, और एक और चीज जिससे हम ये कह सकते हैं कि चेन लेंथन होगी, यानी चेन बड़ी हो गई है, चेन लेंथन, पहले शॉर्ट चेन थी 2 कार्बन वाली थी, 2 कार्बन को हमने ज्यादा कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, ये पहले 4 कार्बन थे टोटल, एक कार्बन ये एक कार्बन, 2 कार्बन वाले को हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया, इसमें हमने एक COOH और इस साइड पे H, 2 इस लेंगे। अब जिधर भी एक H आ जाता है और 2 OH आ जाता है, इसको कहा जाता है एल्डोल, ये वाली जो चीज है एल्डोल, इसको क्योंकि एक दो एल्डिहाइड आपस में इकट्ठे हुए और इससे एल्डोल इसलिए से कहा जाता है, एल्डोल निकला एल्डिहाइड से, और OL जो निकला है ये अल्कोहल की वजह से, OL जो है ये हमने अल्कोहल की वजह से कहा है, और एल्ड जो कहा है वो इस एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से कहा है, क्योंकि इसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक एल्डिहाइड मौजूद है और एक अल्कोहल मौजूद है। अब जिधर भी एक H और एक दूसरा OH आ जाता है वो क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन होती है और इधर से वाटर लूज कहा जाता है, इधर से ये वाटर निकल जाएगा, CH3 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एक CHO COOH। अब ये क्या बन जाता है, ये एक ब्यूटीनल बन गया, ये ब्यूटीनल इस वजह से क्योंकि, और 2 ब्यूटीनल यानी क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो 2 के ऊपर मौजूद है, इस वजह से 2
2 ब्यूटेनॉल। डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन के ऊपर मुझे नंबरिंग अगर करके 1 2 3 4 यानी प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को नहीं देनी, प्रेफरेंस एल्डिहाइड ग्रुप को देनी। जिधर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा उस कार्बन को हमने फर्स्ट कार्बन कहना है, और बाकी जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है उसके सेकंड कह देंगे। तो 2 ब्यूटेनॉल ऐसे कह देंगे, क्योंकि इसमें एक अल्कीन भी मौजूद है और एक एल्डिहाइड भी मौजूद है। तो ये एक अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन था। अब इसमें यही होता है कि क्रोटोन एल्डिहाइड भी इसे कहा जाता है, क्रोटोन एल्डिहाइड, इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी कहा जाता है। ये भी रिएक्टर इंटरमीडिएट्स वगैरह में हम पढ़ते हैं, रिएक्टर इंटरमीडिएट्स में, और ये एज बहुत अच्छे तौर पर इस्तेमाल होता है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड किस वजह से, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन होती है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होती है उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, और उसके साथ वाली जो कार्बन है उसे बीटा कार्बन कहा जाता है, और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, यानी अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की वजह से कहा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इसे कह देंगे, और इसे क्रोटन एल्डिहाइड भी कहते हैं। अब कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अगर कंडेंसेशन हो एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान, यानी एक एल्डिहाइड के दरमियान आ जाती है। अब हम पढ़ने लगे एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के साथ अगर कोई भी रिएक्शन हो, यानी एक एथेनॉल हो और दूसरा प्रोपेनॉल हो, तो उसमें भी यही होगा। यानी अगर फर्ज करें इसी के अंदर हम आगे पढ़े तो इसी को ही प्रोपेनॉल, ये एक एथेनॉल है, इसी को हम प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर दें। इस H की जगह क्या आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा, और इसी में ये जो H है ये CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो H है ये भी CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। और ये कीटोन की जगह हम 4 हाइड्रोक्सी, अब इसे हम क्या कह देंगे 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन, क्योंकि अब इधर ये वाला कार्बन जो था ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब एक कार्बन ये वाला, पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा कार्बन ये वाला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो अब इसमें हम ये कह देंगे कि हम इसको इसका नाम ये दे देंगे 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन, और ये एक कीटोन है। 4 हाइड्रोक्सी इस वजह से क्योंकि ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट होगा, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन। इसमें यानी डिहाइड्रेशन नहीं हुई, उन्होंने इधर डिहाइड्रेशन नहीं की। जारी बात है अगर इसी वजह से इधर तक ही रोक दें 4 हाइड्रोक्सी, तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, अगर यानी इधर तक फॉरवर्ड मूव ना करें, हम सिर्फ उधर तक जाकर रुक जाए। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 के ऊपर क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और 5 कार्बन है उससे पेंटानोन, और 2 के ऊपर क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन हम कह देंगे इसका नाम। तो उसके बाद आगे आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में ये वही चीज जैसे कि हमने पहले वो 3 स्टेप आप लोगों ने ज़हन में रखने, मैकेनिज्म इनका भी वही है। ओके, होता यूं है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो जनरेशन, सारा से पहले स्टेप वही होगा जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक एथेनॉल के ऊपर अटैक करेगा, CH3CHO, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर चला जाएगा, और ये एक कार्बन 9 जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी जाता है वो बॉन्ड लेकर नहीं जाता, बॉन्ड छोड़ कर ही जाता है। तो ये डबल बॉन्ड ऊपर, इसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में पढ़ते हैं। ये वाटर इधर से सेपरेट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और हाइड्रोजन है ये COOH। अब ये कार्बन 9 है, ये भी एक इंटरमीडिएट है, जिसमें कार्बन, जैसे कार्बन 9 कार्बोकैटाइन होता है, कार्बन के ऊपर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, लेकिन कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, और इसमें अब कार्बन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसे कार्बन 9 कहा जाता है, और ये भी एक इंटरमीडिएट है। तो अब इसमें होता है कि कार्बन 9 क्रिएट होता है, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, और अब होता यूं है कि कार्बन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा स्टेप वही कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यानी क्योंकि सारी बात है डेफिशिएंसी तो है कार्बन के ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल दोबारा कार्बन के ऊपर, अब ये वाला जो कार्बन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, और ये दूसरे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, CH3COOH। ये दूसरा एथेनॉल है, क्योंकि एक एथेनॉल तो ये था जो हमने पहले लिया है, यानी ये वाला जो है, ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन तो ये वाला खत्म हो गया।
अब ये वाला रिएक्शन है, यानी मैकेनिज्म हम जब पढ़ें तो ये क्या होता है कि सारों से पहले स्टेप हुई जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बेस आई, उसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर यानी हाइड्रोजन को अलग कर लिया, उसने कार्बन के ऊपर अटैक नहीं किया, उसने हाइड्रोजन को एज अटैक किया, क्योंकि अगर इसे CHO को खोल कर लिखा जाए तो ये C कार्बन क्योंकि इस साइड से अपनी तरफ खींच रहा है तो इधर से भी ये खींचेगा, एक साइड से जोर पड़ेगा तो कार्बन इसमें हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इस वजह से कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा जैसे कार्बन। अब ये वाला कार्बन है जो है ये दूसरे अल्कानल को अटैक करेगा, ये एथेनॉल है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये वाला कार्बन है एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करके इसका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो ये CH3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H, और इस साइड पर कार्बन एक और आ जाएगा, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन COOH, तो कार्बन के ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है और ये एक कंडेंसेशन होगी, यानी एक कार्बन 9 न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करके दूसरे इथेनॉल के ऊपर अटैक मारे, तो ये दोनों कार्बन के दरमियान एक चेन क्रिएट होगी। अब इसमें भी ये चेन लेंथन होगी ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन अभी भी नेगेटिव का चार्ज है, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर बाय अल्कोक्साइड आयन, ये क्योंकि एक अल्कोक्साइड आयन बन गया क्योंकि कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है जिस वजह से, यानी एक ऑक्सीजन के ऊपर, और वो वाली ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर जड़ी हुई है, जैसे मिथॉक्साइड आयन होता है, एथॉक्साइड आयन होता है, ये एक अल्कोक्साइड आयन है जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेशन होती है, वही चीज जब प्रोटोनेशन होगी ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी और ये एक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, H और कार्बन H और COOH, ये इसका मैकेनिज्म था, यानी कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। उसके बाद वही चीज अगर जब इसे रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन के थ्रू डिहाइड्रेटिंग एजेंट वगैरह होगा, या डिहाइड्रेशन के थ्रू ये हाइड्रोजन और एक कार्बन के ऊपर H है और दूसरे कार्बन के ऊपर OH है, तो ये वाटर बन के लीव कर जाएगा। तो एक तो ये रिएक्शन था, ये जो हमने पढ़ा ये एल्डिहाइड है जिसे एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है, जिसमें एल्डिहाइड वगैरह एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ अगर सेम कार्बन हो, यानी एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ, या एक मिथेनॉल दूसरे मिथेनॉल के साथ, या इसी तरीके से एक एथेनॉल प्रोपेनॉन के साथ ही क्यों ना हो, और एक एथेनॉल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड किसी 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड किसी 3 कार्बन वाले कीटोन के साथ रिएक्शन करे, या 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड किसी 4 कार्बन वाले कीटोन के साथ रिएक्शन करे, तो इन सारों को एल्डोल कंडेंसेशन ही कहा जाता है। अब आगे आ जाती है कैनी-ज़ारोज रिएक्शन। कैनी-ज़ारोज रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कैनी-ज़ारोज रिएक्शन, और ये एमसीक्यूज में लाजमी पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये अक्सर आता होता है। उसमें ये होता है कि उसमें तो एल्डिहाइड के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन थे वो रिएक्शन कर रहे थे, जैसे कि अब इधर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, अब ये कार्बन है, ये इसके साथ वाले जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस कार्बन के साथ जितनी भी हाइड्रोजन होंगी उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, या कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसको भी हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे। अब इस कार्बन के साथ अल्फा कार्बन मौजूद है तो इसने एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन दी है, लेकिन कैनी-ज़ारोज रिएक्शन वो देंगे जिसमें वो वाले एल्डिहाइड देंगे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसके अल्फा कार्बन जो होंगे उनके ऊपर कोई और चीजें मौजूद होंगी, ग्रुप अटैच होंगे, अंडरगो कैनी-ज़ारोज रिएक्शन। इट इज डिस्प्रोपोर्शनेट सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी कहा जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो होती है जिसे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, उसी के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो खुद ही से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा। 2 मॉलिक्यूल्स, जारी बात है मॉलिक्यूल तो 2 ही होंगे क्योंकि कंडेंसेशन नाम का मतलब ये, कंडेंसेशन का मतलब ये, यानी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में कंडेंस करेंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन वही है कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें मौजूद ना हो। 1 मॉलिक्यूल इज रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी और वो एक जो मॉलिक्यूल होगा वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अदर इज ऑक्सीडाइज इनटू एसिड, और दूसरा जो होगा वो एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द साल्ट फॉर्म। यानी एल्डिहाइड अब अल्कोहल और एसिड के दरमियान में आ रहे होते हैं, तो अब क्योंकि दोनों ये एसिड के दरमियान में आ रहे होते हैं तो एक की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक की जब रिडक्शन होगी तो वो की उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसने पूछा है, वो कहता है कि द अदर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड द रिएक्शन कैरिड आउट विद 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसमें भी एक्वस सॉल्यूशन डालना है और ये रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। अब 2 फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर वो कहता है कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड लो HCH, अब ये एल्डोल कंडेंसेशन को मैं रेज कर रहा हूँ,
ये आप लोगों को समझ आ गई है। लेकिन है ये भी बेस कैटालाइज रिएक्शन, बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये सारी, चाहे एल्डोल हो चाहे काइनेजारोज रिएक्शन। उसमें अब 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, 2 मिथेनॉल है, 2 फॉर्मेल्डिहाइड है, उन्होंने एक बेस कैटालाइज है तो NaOH के साथ रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन ये एक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, और दूसरे की ऑक्सीडेशन होगी और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जारी बात है, ये एक सोडियम फॉर्मेट है तो वो सोडियम हटेगा तो इसके साथ एक H आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इसमें इसी तरीके से H की जगह अगर 2 बेंजल्डिहाइड हो, 2 बेंजल्डिहाइड हो, एक NaOH हो, तो उसमें भी यही चीज होगी कि एक बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा PHCH2OH, यानी इस कार्बोनिल की रिडक्शन हो जाती है, इस कार्बोनिल की रिडक्शन, और ये OH के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये 2 है ना, तो एक उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, PHCOONA, सोडियम बेंजोएट से कहा जाता है, सोडियम बेंजोएट। तो जब इसके सोडियम हट जाएगा और H आके जुड़ जाएगा तो उसे बेंजोइक एसिड फिर कह देंगे। अब वो क्या कहते हैं, मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म फिर वही है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यानी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल मौजूद है OH, वो क्या करेगी, अटैक करेगी एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल या जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी हम कह सकते हैं, और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है क्योंकि हमने 2 बेंजल्डिहाइड दिए, इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, एक अल्कोक्साइड आयन जनरेट हो गया, यानी एक अल्कोक्साइड आयन जनरेट हो गया। अब उसकी प्रोटोनेशन होगी, जारी बात है प्रोटोनेशन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोबारा रिवर्स भी हो सकता है। तो उसके बाद ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी और वो एक H, क्योंकि जारी बात है ये 2 हाइड्रोजन है, अब डायरेक्ट ये नहीं होगा कि इसकी प्रोटोनेशन हो जाए। एक और ये अब एज अ कार्बोनाइन के तौर पर एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, ये एक और फॉर्मल मिथाइल के ऊपर अटैक मारेगा, यानी एक HCOOH, क्योंकि 2 है ना, कंडेंसेशन हम पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसमें आप क्या होगा, OH ने न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक मारा, एक अल्कोक्साइड आयन जनरेट होगी। अब क्या होता है कि एक हमने दूसरा अल्कोहल लिया है तो उसमें क्या होता है, एक फार्मिक एसिड बन जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ मिथॉक्साइड के साइड के साथ बन जाएगा, यानी ये एक कार्बन बेसिकली अटैक करेगा, इधर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ आ जाएगा और ये वाला एक इधर आ जाएगा। अगर इसी को हम इधर रह लिख देते हैं, ये एक अल्कोक्साइड आयन जो जनरेट हुई है HCHH, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो क्या कहते हैं, होता यूं है कि ये वाला जो अल्कोक्साइड होगी, अब 2, एक हमारे पास मिथेनॉल है एल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास एक अल्कोक्साइड है। अब होता यूं है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इधर जाकर शिफ्ट हो जाता है और ये एक फॉर्मेल्डिहाइड जब इधर शिफ्ट होगा तो जारी बात इसके तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, जब इधर से एक शिफ्ट होगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, इसमें से वो वाला हाइड्रोजन निकल जिसकी अल्कोक्साइड आयन होगी उसका एल्डिहाइड बन जाएगा, उसका कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, दूसरे का जो है ऑक्सीजन इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जब इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो H और इसमें से जो हाइड्रोजन निकल चुके हैं प्लस H पॉजिटिव, वो ये वाली हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगी और ये एक अल्कोहल बन जाएगा HCOH और एक H और ये एक मिथॉक्साइड आयन बन जाएगा CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव दोबारा ये बन जाएगा CH3 और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसी के बाद दोबारा आगे डिस्कस करते हैं, यानी मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं, यानी एक बेस थी OH नेगेटिव, उसने एक एल्डिहाइड के ऊपर अटैक मारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, यानी एक अल्कोक्साइड आयन जनरेट होगी, ये भी फिर उसने मिथॉक्साइड आयन CH3O नेगेटिव, ये CH3O नेगेटिव मिथॉक्साइड यानी अल्कोक्साइड आयन, फिर उस क्योंकि हम कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एक नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, फिर ये वाली अल्कोक्साइड आयन जो पहले बनी थी उसने दोबारा क्या किया, रीअरेंजमेंट की अपना खुद ही, जब उसने रीअरेंजमेंट की तो वो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया खुद और उसमें से एक हाइड्रोजन जो निकले वो दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जाकर जुड़ गए और जब इधर जाकर जुड़े तो जारी बात है तो इस साइड पे जाकर जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो जैसे इधर 4 बॉन्ड पूरे थे तो ऑक्सीजन जब इधर आगे शिफ्ट हुआ इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये वाला जो एक हाइड्रोजन निकले ये वाला जो एक हाइड्रोजन अगर मैं इसे डार्क करके लिख दूं ताकि पता चल जाए आप लोगों को, ये वाले जो हाइड्रोजन निकले वो अब इस साइड पर जाकर जुड़ गए, इस साइड पर जाकर ये वो वाला डार्क ये वाला है,
यानी एक मिथॉक्साइड आयन से जो एक हाइड्रोजन निकला है वो दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जाकर जुड़ गया, और ये तो खुद एक फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और जो दूसरा था वो एक मिथॉक्साइड आयन बन गया। तो अब क्या होता है कि जो मिथॉक्साइड आयन हाइड्रोजन को फार्मिक एसिड को अपनी तरफ ले लेगा, फार्मिक एसिड जो कि ऊपर वाला ये वाला जो था ये एक फार्मिक एसिड बेसिकली बन गया था, HCOO और OH। ये रिएक्शन थोड़ा सा गलत हो गया, इससे मैं दोबारा बनाने लगूं इसी के आगे, क्योंकि ये एक फॉर्मेल्डिहाइड जनरेट फार्मिक एसिड जनरेट हो जाता है। इसी को मैं दोबारा लिखने लगूं, एक अगर मिथानॉल हो फॉर्मेल्डिहाइड उसका रिएक्शन हो जाए CH3OH के साथ, OH के साथ पहले इसका रिएक्शन हो, जरी बात है क्योंकि बेस ने अटैक किया, OH ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, डबल बॉन्ड टूट के इसके ऊपर गया, तो HCHO ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक इधर OH, ये बन गया, एक एनाइन जनरेट हो गया, इसे कहा जाता है एक एनाइन जनरेट हो गया। उसके बाद अब ये जो एक एनाइन जनरेट हुआ, अब हमारे पास पता है कि दो, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, पहला मॉलिक्यूल ये वाला था और C1 में लिख देते हैं इसको, और इसको लिख देते हैं 2 COOH, और दूसरा मॉलिक्यूल ये। अब हो गई कि ये दोबारा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, HCOO नेगेटिव OH और एक H, ये एक एनाइन जो जनरेट हुआ था। अब क्या होता है, ये वाला जो एनाइन था ये इधर वापस आता है और ये एक फॉर्मिक एसिड बन जाता है, और ये वाला जो H था इसे मैं जिसे मैं डार्क लिखने लगूं, ये आकर चला जाता है इस जगह पर, और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाता है। अब होता यूं है कि HC ये वाला जो था ये फॉर्मिक एसिड बन जाता है HCOH, जो कि पहले वाला मॉलिक्यूल है, पहले वाला मॉलिक्यूल जो था वो फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया एसिड के अंदर, और जो दूसरे वाला मॉलिक्यूल है वो एक मिथॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, HC ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड टूट जाता है H, ये एक मिथॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पहले वाला फॉर्मिक एसिड के अंदर, और जो दूसरे वाला है वो एक अल्कोक्साइड आयन के अंदर, अल्कोक्साइड या मिथॉक्साइड आयन उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये होता है कि ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये इसी फॉर्मिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करते हैं, HCH फॉर्मिक एसिड HCH, और ये एक फॉर्मेट आयन बन जाता है और एक मेथानॉल बन जाता है, फॉर्मेट आयन और एक मेथानॉल, इसमें से यानी एक H ये ले लेता है, और लेता कौन सा है, OH वाले के, जो फॉर्मिक एसिड के साथ जो दूसरे वाला H है, जो फॉर्मेट आयन के साथ ये जो OH वाला है फॉर्मिक एसिड, ये वाला जो था ये फॉर्मिक एसिड है, इसके किस H को ये मिथॉक्साइड आयन रिप्लेस करेगा, उस H को करेगा जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। अब इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है एक ये वाला। अब ये इस ऑक्सीजन ने इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ उठाना है, तो किस वाले हाइड्रोजन को उठाएगा, तो वो आपने उस वाले हाइड्रोजन को उठाएगा जो कि ऑक्सीजन के साथ वाला जुड़ा है, इधर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड के लिए जाओगी, और ये क्या बन जाएगा, इससे उठा के HCO और H और H और H, ये एक मेथानॉल बन जाएगा, ये मेथानॉल प्लस फॉर्मेट आयन, तो इसको ये वाला जो होगा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, HCOO और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एक फॉर्मेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वही चीज दोबारा के पहले कार्बन वाला है, और ये वाला जो मेथानॉल है ये दूसरे कार्बन वाला है। अब ये जो है पहले कार्बन वाला है, ये तुम्हारे पास मेथानॉल एक जनरेट हो चुका है जो सेकंड कार्बन वाला है, जो पहले वाला फॉर्मिक एसिड उसके अंदर NaOH डाली है, NaOH बेस, तो ये सोडियम फॉर्मेट बन गए HCOO और ONA सोडियम फॉर्मेट, साल्ट ऑफ एसिड, इसे कहा जाता है साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, साल्ट ऑफ एसिड, ये फॉर्मेट आयन के साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, और फॉर्मेट आयन, इसको फॉर्मेट आयन कहते हैं, इसे साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। अब द फॉर्मेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली गिव्स द साल्ट ऑफ एसिड, फॉर्मेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली गिव्स द साल्ट ऑफ एसिड, ये एक अल्कली है, अल्कली भी होती है जिसके अंदर बेस मौजूद हो, OH मौजूद हो, उसे कहा जाता है अल्कली। ये अब NaOH जो है ये एक अल्कली है, अल्कली के अंदर क्योंकि एक OH बेस मौजूद है, हर अल्कली जो होती है वो बेस होती है क्योंकि उसके अंदर बेस मौजूद है, लेकिन हर बेस अल्कली नहीं होती,
क्योंकि OH एक बेस है लेकिन उसके अंदर NaOH तो नहीं मौजूद, तो हर अल्कली एक बेस होती है, NaOH एक अल्कली है और उसके अंदर OH एक बेस मौजूद है। अब ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं कि ये एक अल्कली है क्योंकि इसके अंदर एक बेस मौजूद है। अच्छा, बहरहाल एक ये तो आ गया। अब ये चीज़ समझने वाली है कि हमारे पास दो कार्बन थे। जो पहले वाला कार्बन था, जो पहले वाला मॉलिक्यूल था जिसके अंदर OH अटैक किया, वो कन्वर्ट हुआ है साल्ट ऑफ एसिड के अंदर, और जो दूसरे वाला कार्बन है वो कन्वर्ट हुआ है अल्कोहल के अंदर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें यही सारा होगा। ये कैनी ज़रूर रिएक्शन अब इंपॉर्टेंट है, अल्डोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्डोल से था वो ज़्यादा इजी था और इसमें थोड़ी सी वो आ जाती है, थोड़ी अल्डोल की निस्बत थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। OH ने, मैं दोबारा बता देता हूँ, कार्बन के ऊपर अटैक किया, सारों से पहले एक अल्कोक्साइड आयन जनरेट हुई, फिर उसने एक और अल्काइल, क्योंकि हम पढ़ कंडेंसेशन है तो कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं, उसने फिर रीअरेंज करके किया और हाइड्रोजन जो था एक जो जिससे पहले वाली में से वो उसने शिफ्ट करके अपने आप को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जो पहले वाले वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए और उसने हाइड्रोजन ने दूसरे अल्कोक्साइड आयन बना दिया। फिर उस अल्कोक्साइड आयन ने क्या किए, हाइड्रोजन को फार्मिक एसिड से निकाल लिया और फार्मेट आयन बन गया और फिर उसका फिर साल्ट बन गया। यानी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पहला मॉलिक्यूल जो हमने लिया उसका बनेगा एसिड या साल्ट बनेगा या उसका एसिड बनेगा, और दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसका बनेगा अल्कोहल। अब आगे आ जाती है एल्डोफॉर्म रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन जिसे इन्हें कहा जाता है। ओनली एल्डोफॉर्म रिएक्शन इसका अहम रिएक्शन होता है। ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन रिएक्ट विद हैलोजेंस, यानी जो एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ। यानी एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड में से सिर्फ एक एसिड, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एल्डिहाइड में से, हेलोफॉर्म रिएक्शन हम पढ़ने लगे कि एल्डिहाइड में से सिर्फ जो है दो कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसे कहा जाता है एसिटाल्डिहाइड्स, और कीटोन्स में से मिथाइल कीटोन, यानी एक साइड पे सिर्फ मिथाइल हो और बाकी साइड पे बेशक जितनी मर्जी कार्बन की चेन हो, बाकी साइड पे चाहे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो। लेकिन हेलोफॉर्म के लिए ये चीज कंडीशन जरूरी है। जैसे हमने पहले कंडीशन एल्डिहाइड के अंदर हमने कैनी-ज़ारेस रिएक्शन के अंदर हमने ये कंडीशन पढ़ी कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर मौजूद ना हो वो वाले रिएक्शन देते हैं। इसी तरीके से हेलोफॉर्म में ये कंडीशन है कि एल्डिहाइड में से सिर्फ दो कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3 CHO एल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, और कीटोन में से मिथाइल कीटोन, यानी एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हो बस, और बाकी साइड पे बेशक जितनी मर्जी चेन हो, यानी ये होनी चाहिए कंडीशन। वो कहते हैं ये रिएक्शन देते हैं विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। टेस्ट एंड मुख्तलिफ इनकी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड, और ये गिव करते हैं हेलोफॉर्म एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, यानी एक तो ये आयोडोफॉर्म दे देते हैं और एक ये सोडियम का साल्ट दे देते हैं। जैसे NaCl एक साल्ट है सोडियम का, इसी तरीके से सोडियम आयोडाइड ये भी एक साल्ट है। स्कैंडी अल्कोहल्स कंटेनिंग द मिथाइल ग्रुप आल्सो अंडरगो दिस रिएक्शन, और स्कैंडी अल्कोहल कंटेनिंग द मिथाइल ग्रुप, यानी अल्कोहल्स में से स्कैंडी अल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं। CH3CH3H और OH, ये अब स्कैंडी अल्कोहल है। वो वाला अल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप हुआ है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो फर्दर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो उसे स्कैंडी अल्कोहल कहा जाता है। ये स्कैंडी अल्कोहल है तो स्कैंडी अल्कोहल भी ये वाला रिएक्शन देते हैं। एथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव दिस रिएक्शन, और अल्कोहल में से, और प्राइमरी इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में से स्कैंडरी अल्कोहल तो जारी बात है सारे जितने प्राइमरी, जैसे एल्डिहाइड में से हमने ये पढ़ा है, इसी तरीके से प्राइमरी अल्कोहल में से वो कहता है कि सिर्फ इथेनॉल C2H5OH CH3CH2OH, यानी सिर्फ ये वाला रिएक्शन देते हैं हेलोफॉर्म। अब ये चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए। पहली कंडीशन पढ़े जिसमें कि हमने कैनी में पढ़ी कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो वाला रिएक्शन देगा। दूसरी हेलोफॉर्म में ये रिएक्शन कंडीशन है कि एल्डिहाइड में से सिर्फ इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल, और ये याद रखना आसान है क्योंकि दोनों दो कार्बन वाले हैं। इथेनॉल भी दो कार्बन वाला है, प्राइमरी अल्कोहल भी दो कार्बन वाला है। बाकी कीटोन में से मिथाइल कीटोन, यानी एक साइड पे एक, ये भी दो कार्बन एक किस्म की बन जाती है, यानी इस साइड पे कार्बोनिल को कार्बन को मिला के दो कार्बन वाली। बार एक स्कैंडी अल्कोहल में से मिथाइल कीटोन ये वाला रिएक्शन देते हैं, यानी एक साइड पे मिथाइल कीटोन और बाकी साइड पे जितनी मर्जी कार्बन चेन हो, और दूसरी साइड में वो क्या कहता है कि स्कैंडी अल्कोहल में से जो स्कैंडी अल्कोहल होते हैं वो ये जिसमें एक मिथाइल ग्रुप जारी बात है जुड़ा है, वो ये वाला रिएक्शन देते हैं स्कैंडी अल्कोहल्स। अब इसका रिएक्शन आ जाता है, पहले सारों से पहले ये क्या होता है RCOCH3, यानी इसका मतलब है इस रिएक्शन से हेलोफॉर्म एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ये प्राइमरी अल्कोहल में से हम ये बता सकते हैं कि ये प्राइमरी
एथेनॉल को दूसरे अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एथेनॉल शराब को कहा जाता है, यानी शराब ये वाला टेस्ट देती है, यानी क्योंकि मिथेनॉल हम लोगों को पता है कि अल्कोहल जो होते हैं वो जिस ग्रुप के साथ लग जाए कार्बन के साथ, उसे अल्कोहल कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन कार्बन में से यानी हर अल्कोहल जो होती है वो शराब नहीं होती। जो C2H5OH है, जो एथेनॉल होती है, ये शराब होती है, शराब का फॉर्मूला। तो ये वाला टेस्ट देती है। उसके बाद एल्डिहाइड में से सिर्फ इथेनॉल, ये भी 2 कार्बन वाला ये वाला टेस्ट देता है। यानी एसिटिक एसिड वाला जो होता है सिरका वगैरह से जो निकला, एसिटिक एसिड सिरका होता है ना, विनीगर जिसे कहा जाता है, उसका जो एल्डिहाइड है ये समझ लो इथेनॉल। उसके बाद मिथाइल कीटोन भी ये वाला टेस्ट देता है। इसका मतलब है हम प्राइमरी एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड को इथेनॉल को बाकी एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम ये वाला टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि RCOOCH3 ये एक कीटोन है, इसके साथ एक हैलोजिनेशन ऐड की 3 मॉलिक्यूल हैलोजन के, उसके बाद 4 मॉलिक्यूल अल्कली के NaOH के, और ये हमारे पास एक कीटोन है जिसे मिथाइल कीटोन कहा जाता है। मिथाइल कीटोन यानी एक साइड में मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल कीटोन एक साइड पे, इस साइड पे चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो, लेकिन इस साइड पे एक मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो CHX3 बन जाएगा। होगा क्या कि एक CHCl3, इसे CHCl3 भी बन जाता है। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बन जाती है CHCl3, यानी CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। इसमें हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में भी हमने रिएक्शन डिस्कस किया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चेन रिएक्शन जो है अल्केन की रिएक्शन में, वो भी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स करने पे ये वाला टेस्ट देते हैं। ये वाला यानी क्लोरोफॉर्म जनरेट कर देते हैं। हेलोजिनेशन सिंपली बस क्लोरीन का एक रेडिकल बन रहे होते हैं और क्लोरोफॉर्म वगैरह बनती जाती है। हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स वगैरह के अंदर ये बात पढ़ी थी। अगर मैं दोबारा बताऊं तो ये यानी सारे से पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, HV रेज उसके अंदर पड़ती हैं, क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो जाता है और एक और क्लोरीन रेडिकल जनरेट होता है। फिर एक CH4 होता है, उसका साथ पहले हम उसका रिएक्शन करवाते हैं एक क्लोरीन रेडिकल के साथ, तो क्या बन जाता है एक CH3 रेडिकल बन जाता है और एक HCl निकल जाता है। फिर ये जो CH3 रेडिकल होता है ये एक Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, तो एक CH3Cl बन जाता है और एक और क्लोरीन रेडिकल निकल जाता है। फिर ये CH3 जैसे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से पहले एक क्लोरीन रेडिकल ऐड होता है, फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड होता है, फिर एक क्लोरीन रेडिकल ऐड होता है, तो क्या होता है साथ, और पहले एक HCl निकलता है, अगले में एक क्लोरीन रेडिकल निकलता है, फिर एक HCl निकलता है। जैसे फर्क करो, ये क्लोरीन पहले क्लोरीन रेडिकल ऐड हुआ, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल, अब फिर क्लोरीन रेडिकल ऐड होगा, तो क्या होगा CHCl3 में से एक CH2 और Cl रेडिकल जनरेट कर देगा और एक HCl को रिलीज कर देगा। फिर एक Cl2 मॉलिक्यूल ऐड होगा, वो क्या करेगा CH2Cl2 बन जाएगा। इस तरीके से क्लोरीन ऐड होती जाती है, Cl2 बन जाएगा। फिर ये Cl2 जो है ये फिर एक क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगी तो CH रेडिकल बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा और एक क्लोरीन HCl दोबारा निकलेगा। फिर ये अब जो है दोबारा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो CL3 बन जाएगा और एक HCl और एक क्लोरीन रेडिकल जनरेट होगा। तो ये CHCl3 इस तरीके से भी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में हमें पड़ी थी कि ये क्लोरोफॉर्म बन गई है। लेकिन अब हम क्योंकि हेलोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमने इस तरीके से नहीं बनाना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। हेलोफॉर्म में जब ये बनेगी तो हमने हेलोजन डालनी है और बेस डालनी है, CHX3 बन जाएगा और एक RC=NA, और ये वाला जो R है ये इसके साथ रिएक्शन कर देगा RC=, इधर से बॉन्ड टूट के एक तो वो बन गई प्लस RCOO और Na बन जाएगा, डबल बॉन्ड सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और एक 3 सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड, यानी जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डालें उतने ही सोडियम क्लोराइड और उतने ही वाटर बनेंगे। 3 चीजों तो इसमें कॉमन है, क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं कि 3 हेलोजन 3 थे या बेस 3 थी और NaCl 4 थे, या वो इधर 3 लिख देते हैं और NaOH की जगह 4 लिख देते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि 4 NaOH थे जो जिनमें जितने हेलोजन लिए उतने मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे और उतने NaCl के बनेंगे, क्योंकि 4 Na थे तो 4 Na में से 3 Na जो है वो क्लोरीन के साथ जाकर रिएक्शन करके और एक जो Na बच गया वो सोडियम वो RCOO फॉर्मेट के साथ जाकर जुड़ गया, सोडियम फॉर्मेट वगैरह बन गए। तो ये येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे एसीटोन और आयोडीन का रिएक्शन करें। अब इसी की जगह वो कहते हैं अगर CH3 हो R की जगह, जाहिर बात है क्या बनेगा, अब इधर 3 है और साथ इधर आयोडीन हो, इसे आयोडोन फॉर्म कहते हैं, और 4NaOH हो तो इस साइड पे
वही चीज जो मिथाइल ग्रुप है तो CHI3 बनेगा प्लस CH3 COONA बनेगा प्लस 3 सोडियम आयोडाइड बनेगा प्लस 3 वाटर बनेगा। अब इसमें जो प्रेसिपिटेट जो होंगे इसके ये येलो प्रेसिपिटेट होंगे, सोडियम फॉर्मेट एसीटेट, तो सोडियम फॉर्मेट के इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये बनते हैं सोडियम फॉर्मेट। और ये एक मिथाइल आयोडाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ये आयोडोफॉर्म क्या होती है बेसिकली सोडियम आयोडोफॉर्म जो कहा जाता है आयोडोफॉर्म सोडियम फॉर्मेट येलो प्रेसिपिटेट, आयोडोफॉर्म सोडियम फॉर्मेट येलो प्रेसिपिटेट इसके बनते हैं। इसे आयोडोफॉर्म भी कहा जाता है, सोडियम फॉर्मेट येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। हैलोजन रिएक्शन अफोर्ड अ कन्वीनिएंट मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ मिथाइल कीटोन टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग। अब इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल जो ये तो था हमने एसीटोन्स वगैरह का रिएक्शन पढ़ा, अगर इसी की जगह अगर एक सेकेंडरी अल्कोहल हो, फर्ज करो इस साइड पे एक H है, इस साइड पे भी CH3 है, इस साइड पे OH, इस साइड पे भी एक CH3 है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई है। अब इसमें 4 आयोडीन डालने, जैसे हमने इसमें तो जब हमने कीटोन के साथ रिएक्शन कराया तो उसमें हमने 3 आयोडीन हैलोजन डाले थे और 4 बेस डाले थे, अल्कली डाले थे। इसमें हमने ज्यादा डाले, इसमें हमने 4 आयोडीन डाले, एक इससे ज्यादा और 2 उसमें से ज्यादा 6 NaOH डालने। उसमें हमने एक में 3 डाले थे, एक में 4, इसमें हमने एक 4 डालने और एक 6 डालने, यानी 3 में से एक ज्यादा और उसमें से NaOH जो है वो 2 हमने ज्यादा डालने NaOH। तो ये क्या बनाएगा, इसमें भी वही बनेगा CH, ये वाला जो है वो इसी के साथ रिएक्शन करेगा, CHI3 ही बनेगा और RCOONA ही बनेगा, यानी इस साइड में अगर फर्ज करो R कह देते हैं तो RCOONA ही बनेगा प्लस 5 आयोडाइन, और इसमें 5 बनेगा, 5 सोडियम आयोडाइड और 5 ही वाटर। यानी ये चीज इस साइड पे अगर 4 और 6 को मिलाओ तो 10 बनते हैं, और इस साइड पे भी 5 और 5 10, उस हिसाब से 10 बन जाते हैं। यानी इसमें हमने 6 मिलाए थे NaOH, 5 आयोडीन में चले गए और एक जो था ये सोडियम सोडियम के साथ जाकर जुड़ गए, यानी RCO फॉर्मेट के साथ जाकर जुड़ गए। तो ये इसका हैलोजन टेस्ट था। अब एक आयोडीन फॉर्म टेस्ट लिखा है कि आयोडीन हेलो फॉर्म रिएक्शन के अंदर इन विच आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म द वाटर इनसॉल्युबल, के जो आयोडीन और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, सारी बात हमने आयोडो फॉर्म में एक आयोडीन डाली और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली है। एक्वस इस वजह क्योंकि वाटर मीडियम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सारी बात है बेस है, अल्कली है। दे फॉर्म द वाटर इनसॉल्युबल आयोडोफॉर्म, वाटर इनसॉल्युबल आयोडोफॉर्म ये बना देते हैं, क्योंकि ये जो CH3COONA होती है ये एक आयोडोफॉर्म है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती, और ये येलो सॉलिड होता है क्योंकि इसके प्रेसिपिटेट बनता है, ये येलो सॉलिड होता है। और आयोडोफॉर्म इज टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन्स, और इस वजह से ये जो आयोडोफॉर्म होता है ये मिथाइल कीटोन को दूसरे कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होती है। फर्ज करें कि ये वाला हमने मिथाइल कीटोन है, ये तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। लेकिन अगर इस साइड पे 2 कार्बन है और COO, और इस साइड पे 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो ये जो है पेंटानोन जो है, जिसे हम कह सकते हैं पेंटानोन ये वाला रिएक्शन नहीं देगा, यानी ये वाला जो 3 पेंटानोन है 3 पेंटानोन रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 2 पेंटानोन तो 2 पेंटानोन ये रिएक्शन देगा। इसी तरीके से 2 हेक्सानोन तो ये रिएक्शन देगा, लेकिन 3 हेक्सानोन ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। तो इट इज डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम इथेनॉल फ्रॉम द मिथेनॉल। और प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ये वाला टेस्ट देते हैं, यानी इथेनॉल सिर्फ ये वाला टेस्ट देता है। तो अल्कोहल को यानी इथेनॉल को बाकियों से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल से। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड। और दूसरी चीज वही चीज एसिड एल्डिहाइड तो ये टेस्ट देगा, लेकिन और चाहे जितने मर्जी कार्बन वाला एल्डिहाइड हो वो ये वाला टेस्ट नहीं देगा। तो ये इस वजह से ये वाले जो रिएक्शन है ये वाले इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।